तो आज करना है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, देखिए दो तरह का टिश्यू होता है, टिश्यू भी करा दे रहे हैं क्योंकि टिश्यू है सिलेबस पे। तो दो तरह का टिश्यू होता है, एक होता है डिवाइडिंग यानी मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। तो दो तरह के टिश्यू होते हैं, डिवाइडिंग या मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है, प्राइमरी ग्रोथ करता है, जबकि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है। प्राइमरी मेरिस्टेम पहले बनता है इसलिए इसे प्राइमरी बोलते हैं, और ये प्राइमरी ग्रोथ करेगा। प्राइमरी ग्रोथ में क्या बढ़ी थी, लंबाई की चौड़ाई, लंबाई लेंथ बढ़ाता है। और इसका उदाहरण था क्या, रैम, सैम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। रैम का पूरा नाम था रूट एपिकल मेरिस्टेम, सैम का पूरा नाम था सूट एपिकल मेरिस्टेम, और एक था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम का उदाहरण था कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, और सेकेंडरी ग्रोथ सिलेबस में नहीं है। अब देखिए ये सेल जो बनी है ये आज नहीं कल अपना पावर ऑफ डिवीजन लॉस कर देगी। जब पावर ऑफ डिवीजन लॉस कर देगी तो फिर क्या हो जाएगी, सेल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाएगी। स्ट्रक्चरली स्पेशलाइज होगी कि फंक्शनली, दोनों तरीके से। और अपनी जो एबिलिटी है ना डिवीजन की वो लूज कर देगी, और जब अपनी एबिलिटी को लूज कर दिया इसने तो इस तरह की सेल को क्या बोलेंगे, परमानेंट, परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। परमानेंट सेल का दूसरा नाम मैच्योर सेल, और तीसरा नाम आप लोग बताओ, डिफरेंशिएटेड सेल। परमानेंट सेल, मैच्योर सेल या डिफरेंशिएटेड सेल, ये सब सेम है, कोई भी अलग अलग नहीं है। और ये किस फेज में आ जाएगी, ये G0 फेज में आ जाएगी। जबकि जो आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल थी G1, S, G2, M में किसी में भी हो सकती है, राइट। फिर बताया गया जब भी कभी फॉर्मेशन होगा कौन सा, प्राइमरी प्लांट बॉडी, मतलब जब पौधे का मेन भाग बन रहा होगा, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, बाकी सारी चीजें, तो क्या होता है, तो ये सारा चीज बनाता कौन है, प्राइमरी प्लांट बॉडी कौन बनाता है, सैम। सैम, और सैम ही तीन चीजें बनाता है, ETS यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ना, GTS यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और VTS यानी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बताइए सैम से ही ये सब कुछ बना है। ऐसा कौन सा मेरिस्टेम है जिसने इन तीनों का फॉर्मेशन किया, सैम। सैम का पूरा नाम सूट एपिकल मेरिस्टेम। ये तीन सिस्टम बनाता है। बाहर वाले सिस्टम को एपिडर्मल या फिर डर्मल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, उसके अंदर वाले को बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू, और जो वेस्कुलर बंडल वगैरह होता है वो बनाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब तीन तरह का सिंपल टिश्यू को हम दो भागों में पहले बांटते हैं, परमानेंट टिश्यू को दो भागों में बांटेंगे, सिंपल और एक कंपाउंड। देखिए सिंपल क्या होता है, जो सिर्फ एक टाइप के सेल का बना होता है, होमोजेनस की हेटेरोजेनस, और यहाँ पे एक से ज्यादा प्रकार की सेल होगी और सबका शेप अलग अलग हो सकता है। तो अगर एक प्रकार की सेल का बना है तो सिंपल, और अगर डिफरेंट टाइप की सेल का बना है तो कंपाउंड, और अगर सिंपल है तो तीन प्रकार का होगा, PCS, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये दो प्रकार का होगा, जाइलम और फ्लोएम। किसको बोलेंगे, होमोजेनस टिश्यू। किसमें एक प्रकार की सेल होगी, सिंपल, ठीक है। किसमें डिफरेंट प्रकार की सेल होगी, कंपाउंड। और जाइलम और फ्लोएम किसमें आएगा, हाँ कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जो डिवाइड नहीं करता, लिखा है ना जनरली डू नॉट डिवाइड। परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, सारी सेल अगर एक जैसी हुई स्ट्रक्चर और फंक्शन में तो सिंपल, और सारी अगर डिफरेंट हो गई, मैनी डिफरेंट टाइप की सेल का बना है तो कॉम्प्लेक्स। तो कितने प्रकार का होता है, दो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कितने टाइप आएंगे, तीन, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स में दो आएंगे, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा, राइट। हम लोग पढ़ेंगे पहले सिंपल, बार बार क्लियर करा रहे हैं कि सिंपल में केवल एक प्रकार की सेल होती है, ठीक है। अगर एक गोल है तो सारी गोल होगी, एक अगर ऐसी लंबी है तो सारी लंबी होगी, ठीक है ना। एक अगर रेक्टेंगुलर है सारी रेक्टेंगुलर होगी, एक स्टार शेप है तो सारी स्टार शेप होगी, लेकिन इनका शेप एक ही जैसा रहेगा। ये होती है सिंपल। सिंपल टिश्यू जो होता है प्लांट में
तीन प्रकार का होता है पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, लचीलापन देने वाला, मजबूती देने वाला, मजबूती ये देता है, लचीलापन ये देता है, और सबसे ज्यादा खाना वगैरह स्टोर करता है, और सबसे ज्यादा भागों में यही पाया जाता है। पैरेन्काइमा देखिए लिखा है मेजर कंपोनेंट होता है, मतलब प्लांट के ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है। आप देखोगे अभी आगे पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा पैरेन्काइमा ही पाया जाता है। ठीक है, पैरेन्काइमा कैसा होता है, आइसोडायमीट्रिक। आइसोडायमीट्रिक का मतलब सबका डायमीटर सेम होगा, और शेप कैसा भी हो सकता है। अगर एक स्फेरिकल है सारे स्फेरिकल होंगे, एक अगर ओवल है सारे ओवल होंगे, एक अगर रेक्टेंगुलर है सारे रेक्टेंगुलर होंगे, ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड इन शेप। और इसकी सेल वॉल कैसी होगी, थिन की थिक, थिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्वालिटी मेरिस्टेमेटिक सेल की भी होती है, सेम यही क्वालिटी मेरिस्टेमेटिक सेल की भी होती है। सेल वॉल थिन होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है, इसकी भी थिन होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, और या तो सेल क्लोजली पैक्ड होगी या तो थोड़ा बहुत स्पेस होगा, या तो क्लोजली पैक्ड होगी या थोड़ा बहुत स्पेस होगा। स्पेस को बोलते हैं आईसीएस। आईसीएस का पूरा नाम इंटरसेलुलर स्पेस। या तो सेल बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी, क्लोजली पैक्ड होंगी, और या तो थोड़ा बहुत स्पेस होगा। पैरेन्काइमा का बहुत सारा काम है, लेकिन मेन काम है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन। बताइए मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन। कोलेनकाइमा क्या होता है, ये फिगर आएगा। कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा में क्या अंतर है, ये लिविंग है, ये भी लिविंग है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें वैक्यूल नहीं बड़ी सी पाई जा रही, इसमें वैक्यूल पाई जा रही है। इसमें अभी वैक्यूल पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई, इसमें वैक्यूल पूरी तरह से डेवलप हो गई। ये देखिए लार्ज सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। दूसरी बात, इनकी सेल के बीच में जो गैप था वहां पे खाली स्थान था, यहाँ पे खाली स्थान नहीं है, बल्कि वहां पे ये रेड कलर का मटेरियल भर गया है। ये रेड कलर का मटेरियल जो है इन भर जाने के कारण इनके जो कॉर्नर्स है वो कैसे हो गए, थिक एंड कॉर्नर अगर वर्ड आ जाए तो कोलेनकाइमा, थिक एंड कॉर्नर वर्ड आ जाए कोलेनकाइमा। हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पैक्टिन इकट्ठा करने की बात आ जाए तो कोलेनकाइमा। और इसी वजह से इसमें लचीलापन होता है, और लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल भी इन्हीं में डेवलप होती है। ठीक है, देखिए पढ़ के, कोलेनकाइमा कहां होता है, फार्मूला सुनिए। कोलेनकाइमा हाइपोडर्मिस में होता है, पहले तो ये समझो कोलेनकाइमा कहां होता है, और हाइपोडर्मिस किसकी पहचान है, सिर्फ स्टेम की। हाइपोडर्मिस किसकी पहचान है, स्टेम की। कहां पाया जाता है कहां पाया जाता है, हाइपोडर्मिस में। बताइए कोलेनकाइमा कहां है, हाइपोडर्मिस में। अच्छा, किस में पाया जाता है हाइपोडर्मिस, अगर आपको कहीं पे एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस दिख गई तो वो लीफ नहीं हो सकता, वो रूट नहीं हो सकता, केवल स्टेम होगा। और उसके लिए भी दो फार्मूले याद रखना, सीडीएमएस नहीं डीसीएमएस, डाइकॉट की हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की, और मोनोकॉट की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की। डाइकॉट की कोलेनकाइमा की, मोनोकॉट की स्क्लेरेन्काइमा की। आप क्या पढ़ रहे हो, कोलेनकाइमा। और कोलेनकाइमा कहां पाया जाएगा, डाइकॉट पौधों की एपिडर्मिस के नीचे। अच्छा, एपिडर्मिस के नीचे है तो क्या बुलाओगे, हाइपोडर्मिस। तो डाइकॉट की हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी होती है, और मोनोकॉट की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। और ये लचीलापन देती है, लचीलापन याद रखिएगा। और क्या लिखा है, या तो ये होमोजेनस लेयर के रूप में होगा या तो पैचेस में होगा। मतलब इसका मतलब समझ पाए, या तो पूरा ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म में लेयर प्रेजेंट होगी, या तो यहां है यहां नहीं, यहां है यहां नहीं, तो वो पैचेस में हो सकता है। अच्छा, और क्या लिखा है, मच थिकेंड एट कॉर्नर। मैंने बोला ना, अगर आपको कॉर्नर में थिकनिंग वर्ड आ जाए या दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाओगे कोलेनकाइमा की बात कर रहा है। कोलेनकाइमा में स्पेलिंग CO से चालू होता है, तो इसीलिए CO से याद रखना, कॉर्नर पर थिकनिंग है उसके। ठीक है, और किसकी वजह से थिकनिंग है, सेल्यूलोज तो था ही था, साथ में और क्या आ गया, हेमीसेल्यूलोज, और क्या आ गया, पैक्टिन। तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन शब्द यहां के लिए यूज करेंगे। और कोलेनकाइमा का शेप भी वैसा ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें अक्सर क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। सी से कोलेनकाइमा, सी से कॉर्नर पर थिकनिंग, सी से क्लोरोप्लास्ट, और लिखा है अक्सर पाया जाता है, ये नहीं बोल रहा है कि रेयर पाया जाता है, अक्सर पाया जाता है, याद रखिएगा। और फिर बोला गया कि दिस सेल एसिमुलेट द फूड। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो अपना खाना तो खुद बना ही लेगी, कह रहा खाना बना लेगी ये, और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। क्यों, वहां क्या इकट्ठा हो गया, लिग्निन,
सॉरी सेलोज, पैक्टिन और हेमिसेलोज, ये इकट्ठा हो गया, इस वजह से यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अच्छा, और ये सहारा देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, मैकेनिकल सपोर्ट, लेकिन किस मामले में? फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है। बताइए, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू पूछा जाए तो आंसर क्या? कोलेन कायमा। और डेड मैकेनिकल टिश्यू पूछा जाए तो ज्यादा सख्तपन कौन देगा? सख्तपन, स्क्लेरेन कायमा। ठीक है, स्क्लेरेन कायमा सख्तपन देता है और ये देता है लचीलापन, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट वर्ड दोनों के लिए आएगा। मैकेनिकल सपोर्ट ये भी करता है, मैकेनिकल सपोर्ट ये भी करता है, लेकिन ये लचीलेपन के साथ करता है और ये सख्ती देकर के करता है, यानी ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यही कारण है कि यंग स्टेम जो होता है, यंग स्टेम में पाया जाता है, यंग स्टेम ज्यादा लचीला होता है कि ओल्ड स्टेम ज्यादा लचीला होता है? हरी नीम की छड़ी ज्यादा लचीली होगी ब्राउन की तुलना में, क्योंकि देखो उसके अंदर क्या है? कोलेन कायमा। दूसरा, पैटियोल ऑफ लीफ भी किसका बना था? याद करो, हवा में हिलता डुलता रहता है, फ्लूटर करता रहता है, फ्लूटर करने से फ्रेश हवाएं आ जाती हैं और टेम्परेचर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्लियर? अब आई बात थर्ड वाले की, स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा जो होता है ये लॉन्ग और नैरो सेल का बना होता है, जो थिक एंड होता है। याद रखो, अब की बार सेल वॉल थिक हो गई और वहां लिग्निन इकट्ठा हो गया। लिग्निन, पहली खास बात थिकनिंग, दूसरी खास बात लिग्निन आ गया, अभी तक लिग्निन कहीं नहीं था। और यहां पर पिट पाए जाने लगा। पिट का मतलब होता है जहां लिग्निन नहीं होता उस जगह पे क्या होता है? थिकनिंग नहीं होती, तो वहां गड्ढा टाइप का दिखाई पड़ता है। जैसे मान लो इतनी दूर तक हमने सीमेंट बिछा दिया, सीमेंट की बात करें, यहां सीमेंट बिछाना भूल गए तो यहाँ गड्ढा बन जाएगा, उसी को पिट कहने लगे। अनलिग्निफाइड एरिया कहलाता है पिट। न्यूमरस का मतलब ढेर सारे पिट हो गए। अब क्या बोला गया? ये डेड होता है, मैंने अभी वर्ड बोला है, ऊपर बोला है डेड मैकेनिकल टिश्यू और लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। हाँ, तो ये डेड होता है। कहीं भी डेड वर्ड आया जाए सेल के अंदर, तो जो वो थी ना मेटाबॉलिक प्रोसेस जहां चलती थी, जिसको बोलते थे मेन एरिना, वो नहीं होगा, यानी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। देखो क्या लिखा है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, विदाउट प्रोटोप्लाज्म हो गया, क्योंकि डेड है। डेड मतलब प्रोटोप्लाज्म गायब कर दो, लिविंग में कभी भी प्रोटोप्लाज्म गायब नहीं करना है। अब क्या बोला गया है? वेरिएशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर और ऑरिजिन और डेवलपमेंट के हिसाब से स्क्लेरेन कायमा दो प्रकार का होगा, या तो फाइब्रस या फिर स्क्लीराइड्स। ये देखो, दो प्रकार का होगा। ये कैसा है? फाइब्रस। ये फाइब्रस है, लंबा पतला, सुई जैसे नुकीले एंड, सुई जैसे नुकीले एंड। ठीक है, और ये रहे पिट, ये रहे पिट। और ये देखो, ये है स्क्लीराइड। स्क्लीराइड गोल या ओवल होता है, स्फेरिकल या ओवल होता है, और इसका ल्यूमेन काफी नैरो होता है। इसका ल्यूमेन ज्यादा नैरो है कि इसका ल्यूमेन ज्यादा नैरो है? इसका ल्यूमेन ज्यादा नैरो है। और यहां पर लिग्निन बहुत ज्यादा इकट्ठा है, यहां लिग्निन थोड़ा कम मात्रा में इकट्ठा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, फाइबर्स कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड और लंबे होते हैं। और मैंने क्या बोला था? नुकीले एंड होते हैं। नुकीले मतलब पॉइंटेड सेल होती है। जनरली अकर्स इन ग्रुप, हमेशा फाइबर ग्रुप में होते हैं। रेशा अकेला होता है कि पूरे झुंड के साथ होता है? तो पूरे झुंड के साथ होता है। इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पाया जा सकता है जहां मजबूती दे रही हूं। फिर कह रहा है स्क्लीराइड स्फेरिकल या ओवल होता है। स्क्लीराइड या तो गोल होगा और या तो फिर ओवल होगा, या कभी कभार सिलेंड्रिकल हो सकता है। क्वेश्चन आया हुआ इस टाइम पे, पूछा गया था स्क्लीराइड कैसा होता है, स्फेरिकल, ओवल या सिलेंड्रिकल, और डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, मतलब स्टेटमेंट या इसमें रहा था। तो स्क्लीराइड्स स्फेरिकल होता है, ओवल होता है और सिलेंड्रिकल होता है। और ये देखो, मैंने यहां पूछा था, इसकी सेल वॉल लिखा है थिक, और इसकी क्या लिखा हुआ है? हाईली थिक एंड। ये बहुत ज्यादा मोटी है, और हमने आपको फिगर में दिखाया भी। ठीक है, और डेड तो वो भी होगा, ये भी होगी, और विद वेरी नैरो ल्यूमेन। देखो, इसमें सेल वॉल काफी मोटी हो गई, इसलिए वेरी नैरो ल्यूमेन। ये क्वेश्चन भी यहां से पुट अप हुआ है, वेरी नैरो ल्यूमेन होगा यहाँ पे। और ये कहां पाई जाएगी? ये जहां पे ऐसे फ्रूट जिनको खाने के बाद किरकिराहट सी महसूस होती, ग्रिटीनेस महसूस होता है। आपने कभी नाशपाती खाई होगी तो आपको क्या होता है कि दांतों के नीचे किरकिराहट सी आ जाती है। आपने अमरूद के बीज को कभी क्रश किया होगा, दांतों के नीचे किरकिराहट सी महसूस होती है। चाय की पत्ती, अगर यह नॉर्मल पत्ती भी हो, हरी पत्ती भी हो, उसको ऐसे काटिए, ग्रिटीनेस सी महसूस होगी। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो होती हैं उनमें ग्रिटीनेस सी आएगी। क्या लिखा हुआ है? वालनट। आपको वाल ऑफ नट्स, यानी कोई भी नट लो, अखरोट की वो लो, कवरिंग कितनी हार्ड होती है, अखरोट की कवरिंग कितनी हार्ड होती है, उसको दांतों से तोड़ भी नहीं सकते, दांत टूट जाते हैं जल्दी। वाल ऑफ नट। पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, गुआवा में होगा,
पियर यानी नाशपाती बोला, और सपोटा यानी चीकू, चीकू में भी होगा। और सीड कोट ऑफ लेग्यूम, देखो लेग्यूम, आप चना लो, सूखा चना लो, उसको काटिए, देखिए उसकी कितनी सख्त होती है कवरिंग, कवरिंग काफी सख्त होती है। एंड लीव्स ऑफ टी, चाय की पत्ती में भी होता है। और स्क्लेराइड भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, लेकिन स्ट्रेंथ की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, और वो देता था फ्लेक्सिबिलिटी, ये देता है स्ट्रेंथ, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं, इसमें एक से ज्यादा प्रकार के सेल का बना होगा, और ये इसमें दो चीजें आती है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो होता है पानी और मिनरल को कंडक्ट करता है, वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। बच्चे को पता है कहां से कहां, रूट से स्टेम और स्टेम से लीफ। ठीक है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, मतलब जाइलम के दो काम है। मैकेनिकल सपोर्ट क्यों देता है? क्योंकि जाइलम में 4 कंपोनेंट होते हैं, मैं नाम ले रहा हूं, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को छोड़ के जितने कंपोनेंट बच गए वो नॉन लिविंग होते हैं, यानी डेड होते हैं, उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए वो डेड चीजें हमेशा मैकेनिकल सपोर्ट देती है, डेड चीजें हमेशा मैकेनिकल सपोर्ट देती है। तो 4 कंपोनेंट अभी नाम लिया मैंने, देखो मैंने बोला था ट्रैकिड्स, वेसल्स, ये रहे जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। दिस इज द ओनली कंपोनेंट व्हिच इज लिविंग, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं पैरेन्काइमा में प्रोटोप्लाज्म होता है। जिम्नोस्पर्म्स पे ये नहीं होता, बाकी इसकी जगह ये होता है, मेन फ्रेमवर्क ये होता है। मतलब जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होता, तो मेन अगर कंडक्टिंग टिश्यू पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स जो होता है, टी फॉर ट्रैकिड्स, टी फॉर ट्यूब लाइक, ट्रैकिड्स ट्यूब लाइक होती है और ये थिक वॉल्ड होती है। देखो टी से टी को मैच कराना, टी से ट्रैकिड्स, टी से ट्यूब लाइक, टी से थिक, ठीक है ना। और थिकनिंग का हमेशा कारण क्या है? लिग्निन। और टी से टेपरिंग है, यानी कि ट्रैकिड्स ट्यूब लाइक होती है, थिक होती है, लिग्निफाइड वॉल होती है, टेपरिंग एंड होते हैं। और मैंने अभी बोला था इसको छोड़ के सारे डेड होते हैं, तो ये हमें रटना नहीं है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म, और डेड लिखा भी है। और द इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैव थिकनिंग व्हिच वेरी इन द फॉर्म, बोल रहे हैं अंदर की तरफ थिकनिंग होगी। अब ये देखो ये क्या दिया है, ये ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर दिया है, ये वेसल्स का है। ज्यादा मोटा कौन होता है? एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर क्या है? वेसल्स, ठीक है ना। और ट्रैकिड्स के देखो एंड कैसे टेपरिंग है, और ये देखो इसमें थिकनिंग है, इसमें रिंग लाइक थिकनिंग है देखो, और इसमें गड्ढे गड्ढे हैं, यानी पिटेड थिकनिंग है। इसमें पिट पाए जा रहे हैं और इसमें रिंग पाई जा रही है, जबकि वेसल्स में ऐसा कुछ नहीं है। वेसल्स में स्पेशल थिकनिंग की कोई बात नहीं करते। तो ये देखिए लिखा है थिकनिंग होती है जो वेरी करती रहती है। फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में क्या ट्रैकिड्स एंड वेसल्स मेन वाटर सपोर्ट ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है, लेकिन मेन क्या है इसमें भी? वेसल्स। और लिखा देखो हाईलाइट कर दिया है, वेसल्स लंबा होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक होता है। अभी तक बोल रहा था ट्यूब लाइक, अब सिलेंडर हमेशा, सिलेंडर क्या होता है? अंदर से खोखला तो होता ही होता है, साथ में चौड़ा भी होता है, तो इसलिए चौड़ाई बढ़ गई, इसलिए सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक बोल दिया। वहां क्या बोला था? ट्यूब लाइक। यहां क्या बोला है? हाँ, यहाँ सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक, वहां ट्यूब लाइक, यहाँ सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक, क्योंकि वो नैरो था, ये ब्रॉड होता है, ठीक है ना। और वो यूनिसेलुलर होता है, वहां लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। यहां देखो यहां लिखा है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर होता है, यानी कई सारी सेल मिलकर के ये पाइपलाइन बनाती हैं, जबकि वेसल्स ट्रैकिड्स होता है वो सिंगल सेल का बना है। बताओ ट्रैकिड्स किसका बना होता है? सिंगल सेल। और ये किसका बना होता है? मल्टी सेलुलर। और ट्रैकिड्स ट्यूब लाइक था और ये सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक है। मतलब ज्यादा चौड़ा कौन है? हाँ, एंजियोस्पर्म में कौन सा पाया जाता है? ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं वेसल मेंबर। देखो जब कई सारी सेल जुड़ जाती हैं तो वेसल मेंबर कहने लगते हैं। और ईच विद लिग्निफाइड वॉल एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी। क्यों? जब सिलेंड्रिकल है तो सेंट्रल कैविटी बढ़ जाएगी ना, चौड़ाई बढ़ेगी ना, सेंट्रल कैविटी होगी। और क्या कह रहा है? वेसल भी डेड है। डेड है मतलब इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है। वेसल भी डेड है मतलब प्रोटोप्लाज्म नहीं है। अच्छा, एक वेसल दूसरी वेसल से ऐसे जुड़ी होती है, एक वेसल ये, दूसरी मान लो ये है, तीसरी फिर से ये, ऐसे जुड़ती चली जाती है, तो बीच में इनका कॉमन वॉल कॉमन हो जाता है। इनकी जो दीवार है, इधर की दीवार इधर की दीवार, वो कॉमन हो जाती है। तो वही लिखा है, वेसल्स कैसे जुड़ती हैं? वेसल्स मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन दियर कॉमन वॉल। मतलब वेसल की जो वो अंतिम सिरा होता है, ये वेसल का जो अंतिम सिरा होता है, ये वेसल का अंतिम सिरे पे छेद होता है, और यहां पर एक सिरा दूसरे सिरा से ऐसे कनेक्ट हो जाता है, एक सिरा दूसरे सिरे पर ऐसे लॉक हो जाता है, और जो होल्स होते हैं वो आमने सामने मैच कर जाते हैं।
ताकि यहां का कंडक्शन यहां पे आराम से हो जाए। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट बात है। और वेसल्स किसका यूनिक कैरेक्टर है, अभी बोला था फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा नाम, अच्छा जाइलम फाइबर के लिए कुछ मत रटो, जाइलम फाइबर वही फाइबर है, स्क्लेरेन कैविटस फाइबर, दैट्स ऑल। ये स्क्लेरेन कैविटस फाइबर है, कुछ मत बोलो, ठीक है ना, बस छोड़ दो इसमें इतना कह के। जाइलम पैरेन्काइमा में भी कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ आपको पैरेन्काइमा की क्वालिटी याद रखनी। पैरेन्काइमा कैसा था और कैसा था, थिन वॉल्ड, और क्या, सेल वॉल थिन थी, और किसकी बनी थी, और मेन काम क्या होता है पैरेन्काइमा का, स्टोरेज ऑफ फूड। वैसे तो 3 काम थे, उसमें भी मेन काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। अब क्या स्टोर करता है, फार्मूला याद रखना, एसएफटी, 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 एस फॉर स्टार्च, एफ फॉर फैट, टी फॉर टैनिन, टी फॉर टैनिन। और इसका काम होता है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। ये ऐसे जैसे पानी ऊपर चढ़ रहा है, ये तो बात ठीक है, ये वेसल और ट्रैकिट्स करती है, लेकिन अब पानी इधर भी तो चाहिए। अरे इतना मोटा स्टेम है आम का, बरगद का, पीपल का, तो पानी इधर कौन ले जाएगा, इधर ले जाने के लिए ये सेल होती है, तभी इनको बोलने लगते हैं रे पैरेन्काइमिटस सेल। जाइलम पैरेन्काइमिटस सेल को जो पानी सेंटर से पेरिफेरी में ले जाएगा उसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये ले जाएगा रे पैरेन्काइमा, रे पैरेन्काइमा। इतनी बात क्लियर। देखो जाइलम जो पहले बनता है उसके लिए प्रोटो लगा दो, जो बाद में बनता है मेटा लगा दो। प्रोटो हमेशा छोटा होता है और मेटा हमेशा बड़ा होता है। प्रोटो जाइलम को ऐसे छोटे से ऐसे उससे दिखाते हैं, मेटा बड़े से चौड़े से दिखाते हैं। तो प्राइमरी जाइलम जो होता है, इसमें भी जो पहले बना था प्राइमरी जाइलम, जो बाद में बनेगा सेकेंडरी जाइलम। बताइए पहले जो बना, जो बाद में बनेगा। प्राइमरी जाइलम 2 प्रकार का होता है, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। मेरी बात फिर से सुनो, जो पौधे में जाइलम पहली बार बना उसका नाम, जो बाद में बना। अब प्रोटोजाइलम में भी जो पहले बना, मतलब प्राइमरी जाइलम में जो पहले बना और जो बाद में बना, तो क्या कह रहा है, प्राइमरी जाइलम 2 प्रकार का होता है, प्रोटो और ऐसा प्राइमरी जाइलम जो पहले बना, और ऐसा प्राइमरी जाइलम जो बाद में बना, और ऐसा जाइलम जो पहले बना, और ऐसा जाइलम जो बाद में बना। मेरे शब्द समझ पा रहे हो क्या पूछा? मैं कह रहा हूं ये पौधा है, इसके अंदर जो जाइलम पहले बना वो क्या है, और जो जाइलम बाद में बना वो। अब शब्द सुनिए, जो प्राइमरी जाइलम पहले बना और जो प्राइमरी जाइलम बाद में बना, हाँ, जो नैरो है वो प्रोटोजाइलम, जो बाद में बना मेटाजाइलम, ब्रॉड होता है। देखो लिखा भी, लेटर फॉर्म्ड इज नोन एज मेटा, और पहले वाला जो था प्रोटो। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इन स्टेम में प्रोटोजाइलम किधर होता है, देखो स्टेम में होती है, फार्मूला याद रखना एसटीडी। तो स्टेम में, एसटी मतलब स्टेम में, और डी मतलब समझो एंडार्च, क्योंकि डी वर्ड इसमें आ रहा है एंडार्च में। तो स्टेम में एंडार्च कंडीशन होती है, और एंडार्च का मतलब क्या होता है, जिधर प्रोटोजाइलम हो बस वही कंडीशन दे दी जाती है। अब बताओ एसटीडी में एसटी सिस्टम याद रहेगा, और एंडार्च में डी आ रहा है, तो यहां समझ जाएंगे कि एंडार्च कंडीशन होती है। एंडार्च कंडीशन किसमें होती है, स्टेम में। और क्या होती है एंडार्च कंडीशन, मेटाजाइलम किनारे की तरफ और प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ। मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। मतलब अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो एंडार्च, और अगर इसका उल्टा कर दें तो एक्सार्च, यानी ये छोटा वाला बाहर हो और बड़ा वाला अंदर हो, ऐसा कंडीशन एक्सार्च कहलाती है। एंडार्च कंडीशन तो आपको बताया स्टेम में होती है, लेकिन रूट में इसका उल्टा कंडीशन होती है, उसे क्या बोलते हैं। और फार्मूला कैसे याद रखेंगे, RX। दवा लिखते तो क्या लिखते हैं, रिकमेंडेड टू एक्सप्रेशन, यानी R फॉर रूट में, X फॉर एक्सार्च। देखो इसमें X आ रहा है, उसमें D आ रहा है, तो STD, ये STD से याद होगा, ये किससे याद होगा, RX से। अगर प्रोटोजाइलम बाहर तो एक्सार्च, प्रोटोजाइलम अंदर तो एंडार्च। अब क्या बोला है, फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम है खाना जो पत्तियों ने बनाया है उसको अदर पार्ट को सप्लाई कर देना। फ्लोएम एंजियोस्पर्म का जो होता है उसमें एक होती है सीव ट्यूब, इसकी हेल्प के लिए कंपनी देने वाली सेल का नाम, इसकी कंपनी देने वाली सेल का नाम कंपेनियन सेल। और पता है आपको अच्छे से पढ़ा होगा, भी सेल में पढ़ा था कि ये और हमारे अंदर जो मैच्योर आरबीसी होती है वो डिवाइड कर जाती है, न्यूक्लियस उसका गायब हो जाता है। अच्छा न्यूक्लियस गायब हो गया तो उनको सपोर्ट कौन देगा, कोई ना कोई देगा, नहीं देगा तो मर जाएगा। अब हमारी आरबीसी को सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं था, लेकिन इनको सपोर्ट देने के लिए कौन है, कंपनी देने वाली सेल, नाम क्या पड़ा, कंपेनियन सेल। तो बताओ सीव ट्यूब मैच्योर होने पर क्या अपना गायब कर देती है, न्यूक्लियस। अगर हम चाहते कि ये लंबे समय तक जिंदा रहे तो ये किसके न्यूक्लियस से काम चलाती है,
इसीलिए इसका नाम पड़ गया कंपेनियन सेल, और इसको इसकी सिस्टर सेल भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो 2 कंपोनेंट हो गए। तीसरा वही पैरेन्काइमा, चौथा वही फाइबर। और यहां 3 चीजें लिविंग है। वहां कितनी चीजें लिविंग थी? यहां कितनी चीजें हैं? यहां एक नॉन लिविंग है, दैट इज फाइबर ओनली। बस फाइबर जो है वो नॉन लिविंग है, बाकी सारे लिविंग है। जिम्नोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल की जगह क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल की जगह क्या होता है? और सीव ट्यूब की जगह क्या होता है? फर्क है, देखिए, सीव ट्यूब की जगह सेल और कंपेनियन सेल की जगह, हाँ लिखा हुआ है दे लैक्स, यानी जिम्नोस्पर्म में ना तो ट्यूब होती है और ना ही कंपेनियन सेल होती है। इनकी जगह ये था, इनकी जगह ये था। ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट बिल्कुल ट्यूब जैसा होता है, बिल्कुल ट्यूब जैसा होता है, लंबाई में प्रेजेंट होता है, लंबाई में प्रेजेंट होता है, और कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड रहता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस से इसका काम चलना है। अब क्या लिखा? इनका एंड भी परफोरेटेड होता है। अब देखो, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, जाइलम में भी यही वर्ड लिखा था। जाइलम में ये वर्ड कहां लिखा था? वेसल्स में। अब ये क्वेश्चन आ चुका है, सीपीएमटी में आ चुका है कि बताओ परफोरेटेड वॉल, नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछा था घुमा के, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टर बिटवीन द सीव ट्यूब एलिमेंट एंड वेसल्स? दोनों में कॉमन परफोरेटेड वॉल पाई जाती है, दोनों में कॉमन परफोरेटेड वॉल पाई जाती है, याद रखिए। और ये वॉल छन्नी की तरह काम करती है। छन्नी कैसी होती है? ऐसे, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो ऐसे ही होती है जैसे उधर बता रहे थे अभी, छोटे छोटे इसमें होल होते हैं। क्लियर? सीव लाइक होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सीव प्लेट। सीव प्लेट, वहां कोई नाम नहीं दिया था, वहां कॉमन वॉल बोला था, यहां उस कॉमन वॉल को बोल दिया है क्या? सीव प्लेट। सीव प्लेट। मैच्योर सीव एलिमेंट में पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा, बड़ा सा वैक्यूल होगा, क्योंकि एक मैच्योर सेल है ना। प्लांट सेल है कि एनिमल सेल? प्लांट सेल की विशेषता बताइए। ठीक है ना, और जब बीच में वैक्यूल है तो साइटोप्लाज्म किनारे पे पहुंच गया, न्यूक्लियस गायब हो चुका है, इसलिए कोई बात ही नहीं करेंगे, न्यूक्लियस गायब हो चुका है। इसलिए इनका जो फंक्शन है वो कंट्रोल अब किया जाएगा किसके? न्यूक्लियस से, कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल कुछ और नहीं, पैरेन्काइमेटस है। कंपेनियन सेल पैरेन्काइमेटस है, क्लोजली एसोसिएटेड होती है किसके साथ? सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ। और सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल आपस में पिट एरिया से कनेक्टेड होती है, उसको बोलते हैं पिट फील्ड एरिया। किस किस स्थान से कनेक्टेड होती है? पिट फील्ड एरिया से। मतलब अगर पिट से नहीं जुड़ेंगी तो कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तो पिट फील्ड एरिया से जुड़ी होती है। और ये भी पूछा है कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, मतलब अगर ये सीव ट्यूब है, यहां पे पिट है, तो यहां से बगल में कंपेनियन सेल होगी, और कंपेनियन सेल इसको कंट्रोल करने के लिए पिट फील्ड एरिया से जुड़ती है। कंपेनियन सेल इज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कंपेनियन सेल करती क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करती है, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करती है। कहां पे? सीव ट्यूब में। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेंटेन्स प्रेशर ग्रेडियंट, यानी प्रेशर का अंतर पैदा करती है। कहां? सीव ट्यूब में। अच्छा, अगर खाना यहां से यहां भेजना है तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा, नीचे का कम। तो नीचे का तो हम कम कर नहीं सकते, ऊपर का बढ़ा तो सकते हैं। जब ऊपर का बढ़ा दिया जाएगा, खाना अपने आप नीचे। अच्छा, अब नीचे की कंपेनियन सेल अगर खाना ऊपर भेजना चाहती है तो नीचे का प्रेशर बढ़ा दो, ऊपर का कम रहने दो, खाना ऊपर चला जाएगा। तो यानी सब किसके मूड पर डिपेंड कर रहा है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल ही प्रेशर मेंटेन करती है, लेकिन ये प्रेशर मेंटेन होता किसके अंदर है? सीव ट्यूब। मेंटेन कर कौन रहा है? कंपेनियन सेल, लेकिन मेंटेन हो किसके अंदर रहा है? सीव ट्यूब के अंदर। क्लियर? फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते ही कुछ नहीं पढ़ना है, फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते ही पैरेन्काइमा याद आ जाएगा, और उसकी क्वालिटी हमें पता है, छोड़ो। वही सेलुलोज की बॉल है, पतली होगी, प्लाज्मोडेस्माटा तो होते ही हैं। मेन काम ये भी पता है कि भोजन को स्टोर करते हैं, पैरेन्काइमा भोजन को स्टोर करते हैं। अब क्या स्टोर करेंगे? वहां तो एसएफटी स्टोर किया था, स्टार्च, फैट और टैनिन, स्टार्च, फैट और टैनिन। यहां स्टार्च, फैट और टैनिन नहीं करेगा, यहां करेगा, फार्मूला बनाए, मुझे रेल लाओ, मतलब होती ना ट्रेन, टॉय ट्रेन, तो मुझे रेल लाओ। मुझे से याद रहेगा म्यूसलेस, ये रहा। रेल से याद रहेगा रेजिन, लाओ से याद रहेगा लेटेक्स। वहां एसएफटी, फ्लोएम का, जाइलम का स्टोरेज पॉइंट क्या था? एसएफटी, स्टार्च, फैट और टैनिन। फ्लोएम का क्या है? मुझे रेल लाओ, यानी क्या? म्यूसलेस, रेजिन और लेटेक्स। म्यूसलेस, रेजिन और रेजिन।
लेटेक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये लाइन बहुत बार आई हुई है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती है? मोनोकॉट में नहीं पाई जाती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा किसमें नहीं होती है? मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में नहीं होती है, यानी डाइकॉट में होती है। तो याद रखिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा किसमें नहीं होती है? मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, मतलब डाइकॉट में होती है। अच्छा, जाइलम फाइबर, अरे पूरी बात अभी बोली ही नहीं हमने। जाइलम फाइबर जो है उसका बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल यूज नहीं था, लेकिन फ्लोएम फाइबर, जिसको बास्ट फाइबर भी कहते हैं, उसका इकोनॉमिकल यूज है, ये बोल रहे थे। तो जाइलम फाइबर का बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल यूज नहीं था, मतलब उसका कोई कॉमर्शियल प्रयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन फ्लोएम फाइबर, जिसको बास्ट फाइबर भी कहते हैं, वो बहुत यूजफुल था। क्यों? क्योंकि वो स्क्लेरन कैविटी फाइबर है, तो किसका बना होगा? फाइबर किस पे पढ़ा है हम लोगों ने? स्क्लेरन काइमा में। और फाइबर किसमें नहीं होता? प्राइमरी फ्लोएम में, क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम लचीला होता है, लचीली चीजों में सख्तपन देना नहीं होता है। तो क्या लिखा हुआ है कि प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होगा, सेकेंडरी में होगा। ठीक है। और फाइबर हमेशा कैसा होता था बताओ? अनब्रांच, पॉइंटेड, निडल लाइक एपेक्स, और लंबा, इलोंगेटेड। ये कोई नई बात नहीं है, वही बात है। और कौन कौन से फाइबर हैं जो कॉमर्शियली यूजफुल है? देखिए क्या लिखा है। फाइबर जो होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, फाइबर डेड होता है, पहले ही बता चुका हूं, डेड होता है। और फ्लोएम फाइबर, 3 फ्लोएम फाइबर एनसीईआरटी में दिए, ये यहां से क्वेश्चन आता है, जूट, फ्लैक्स और हेम्प। जूट का फाइबर, फ्लैक्स का फाइबर और हेम्प का फाइबर कॉमर्शियली यूजफुल है। क्या जाइलम फाइबर कॉमर्शियली यूजफुल था? फ्लोएम फाइबर का दूसरा नाम बास्ट फाइबर। प्राइमरी फ्लोएम में होगा कि सेकेंडरी में? किसमें एब्सेंट होता है? हाँ, किसमें प्रेजेंट होगा? सेकेंडरी में। क्या देगा? मजबूती देगा कि नहीं देगा? ठीक है ना। और फ्लोएम फाइबर 3 ऐसे बताइए जिनकी मजबूती की वजह से हम उनका कॉमर्शियल यूज करते हैं। आपने जूट का फाइबर सुना होगा, काफी रस्सी बनाने के काम आता है। ठीक है ना, जूट की रस्सी बनाई जाती है, अलसी के फाइबर की रस्सी बनाई जाती है, फ्लैक्स फाइबर बोलते हैं। हेम्प, ठीक है ना, सन फाइबर, सनई बोलते हैं, सन फाइबर, उससे बनाई जाती है, सन की रस्सी सुना होगा आप लोगों ने। तो ये सारी रस्सियां क्यों बनाई जा रही? मजबूत है भाई, मजबूत है तो रस्सी बनाने के काम आएगी। जैसे पहले जो फ्लोएम बना था उसका नाम क्या था? जाइलम बना था, उसका क्या नाम था? जो बाद में बना उसका क्या नाम था? तो वैसे ही क्या, जो फ्लोएम पहले बना, प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है ना, जो पहले बना प्राइमरी फ्लोएम। और उसमें भी 2 भाग हैं, एक प्रोटोफ्लोएम और एक मेटाफ्लोएम। तो प्रोटोफ्लोएम नैरो वाली सी ट्यूब का बना था, और ये वाली मेटाफ्लोएम ब्रॉड वाली का बना था, बिग वाली, बिग या ब्रॉड बोलते हैं, बिग या ब्रॉड वाली साइज का बना था। यानी जो पहले बना था नैरो, जो बाद में बना, इसको हमने वहां बोला था प्रोटोजाइलम, यहां बोल दो प्रोटोफ्लोएम। वहां बोला था मेटा जाइलम, यहां बोल दो मेटा फ्लोएम। तो ये भी नहीं रटना हम लोगों को। टिश्यू सिस्टम किस पर डिपेंड करता है पता है? लोकेशन पर। टिश्यू सिस्टम किस पर डिपेंड करता है? लोकेशन पर। और टिश्यू सिस्टम को हमने 3 भागों में बांटा है। टिश्यू सिस्टम को स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है, ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लोकेशन। मतलब वो कह रहा है कि लोकेशन पर ही डिपेंड करता है, मेनली यही कह रहा है। और 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं। देखो, जो सबसे बाहर की तरफ होता है, प्लांट का सबसे बाहर का हिस्सा जो बनाता है, उसको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, शॉर्ट में बोलते हैं ईटीएस। जो अंदर वेस्कुलर बंडल बना रहा है उसको मैं बोल देता हूं वीटीएस, या सीटीएस भी बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ठीक है। अब जो इनके और इनके अलावा बच गया वो कहलाता है जीटीएस या एफटीएस। मेरी बात फिर से समझिए, सबसे बाहर वाला ईटीएस या डीटीएस, या तो डर्मल एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बोलो या तो बोलो डर्मल। वेस्कुलर वाले को बोल दो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब चूंकि ये पानी और मिनरल का कंडक्शन करेगा तो कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, ये और इसके अलावा जो बच गया वो होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यानी ये इसका आधार बना रहा है, ये इसका बेस बना रहा है, बॉटम बना रहा है, इसलिए इसको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और या फिर फंडामेंटल तैयार कर रहा है इसलिए फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। तो टिश्यू सिस्टम में कितने भाग हैं? किसके आधार पे हम लोग ने डिवाइड किया है? लोकेशन के आधार पे। अब सबसे पहले पढ़ाया एनसीईआरटी ने
ईटीएस यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी ईटीएस, ये सबसे बाहर वाला हिस्सा है कि सबसे अंदर वाला? सबसे बाहर वाला होता है, और ये प्लांट बॉडी को ढके रहता है, पूरी प्लांट बॉडी को ढके रहता है, होल लिखा हुआ है, होल प्लांट बॉडी को ढकने का काम ईटीएस का है। पत्तियों के बाहर होगा, स्टेम के चारों तरफ होगा, रूट के चारों तरफ होगा, फ्लावर के चारों तरफ होगा, फ्रूट के चारों तरफ होगा, ये जिम्मेदारी ईटीएस की ही है, ठीक है। और इसमें होती क्या है, ढकने के लिए एक लेयर चाहिए, वो लेयर होती है एपिडर्मल सेल की बनी हुई। ईटीएस किसकी बनी होती है? एपिडर्मल सेल। और एपिडर्मल सेल इज नथिंग, इट इज मॉडिफाइड इलोंगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल, मॉडिफाइड इलोंगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल, कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये लिखा है इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज। क्यों कॉम्पैक्टली अरेंज क्यों बोला? पैरेन्काइमा कॉम्पैक्टली अरेंज थी, ठीक है। देखो एपिडर्मल सेल का बना होता है, एपिडर्मल सेल पहले पढ़ रहे हैं, बाकी क्या स्टोमेटा भी हो सकता है और एपिडर्मल अपेंडेजेस भी हो सकते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस भी होते हैं। तो पहला क्या होगा? एपिडर्मल सेल, दूसरा क्या होगा? स्टोमेटा, और तीसरा क्या होगा? एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का नाम, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले एपिडर्मल सेल कौन सी सेल का बना होता है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, लेकिन कैसी पैरेन्काइमा? फ्लैट की लंबी, इलोंगेटेड, कॉम्पैक्ट की लूज, सिंगल लेयर्ड की मल्टी लेयर्ड? सिंगल लेयर्ड। और इसमें क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, क्योंकि पौधे की बात चल रही, पौधा हरा भरा होता है। ये देखो लिखा है कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स का बना होता है। और कंटिन्यूअस लेयर की डिसकंटिन्यूअस? मैंने क्या बोला था? सिंगल लेयर्ड की मल्टी लेयर्ड? सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मल सेल किस तरह की सेल थी? पैरेन्काइमा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? इसकी सेल, इसमें सेल वॉल होगा और बड़ा सा वैक्यूल होगा, ये कोई रटना ही नहीं, ये तो नॉर्मल सेल की क्वालिटी है, नॉर्मल प्लांट सेल की क्वालिटी है, ठीक है। अच्छा, आप क्या कह रहा है? एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्स की तरह का कोट हो सकता है, एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्स की तरह का कोट हो सकता है। देखा होगा पत्तियां धूप में चमकती हैं, फल, सेब ले लो, उसको देखो बहुत स्मूथ होता है और लाइट डालोगे रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो चमकदार लेयर का बना है, वैक्सी कोट होता है, वैक्सी कोट। वैक्स थिक लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, और क्यूटिकल का मेन काम होता है ट्रांसपायरेशन को घटाना, ट्रांसपायरेशन को बढ़ाना कि ट्रांसपायरेशन को घटाना? ट्रांसपायरेशन को घटाना। और मैं आपको बता दूं, क्यूटिकल सबसे ज्यादा होता है कहां पे डेवलप? सबसे ज्यादा होता है लीफ में डेवलप, और कहां एब्सेंट होता है? रूट में। देखो क्या लिखा, क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट। लीफ में सबसे ज्यादा विकसित होता है और रूट में कभी नहीं पाया जाता। अब स्टोमेटा के बारे में हम लोग जानते हैं, स्टोमेटा हमेशा एपिडर्मिस पे होता है, कहां पर? लीफ पर। और स्टोमेटा का काम होता है ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, यानी पानी को भाप बन के उड़ने से में मदद करना और गैसियस एक्सचेंज में मदद करना। पौधा O2 ले लेता है, CO2 छोड़ देता है। एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस पौधा CO2 लेता है, O2 छोड़ देता है। समझ में आई बात? स्टोमेटा दो बीन शेप स्ट्रक्चर का बना होता है, जिसे गार्ड सेल कहते हैं। इधर देखिए, इसको इधर देखो, स्टोमेटा इसका बना होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर का। बीन शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं, या किडनी शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं गार्ड सेल। तो ये रहा गार्ड सेल। गार्ड सेल का आउटर दीवार जो होता है थिन होता है, थिन एंड इलास्टिक। इनर वाला थिक और इलास्टिक, बताओ इनर वाला और बाहर वाला थिन और इलास्टिक। यहीं पे न्यूक्लियस पाया जाता है, यहीं पे सेल के सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। गार्ड सेल के अंदर सब कुछ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस भी, क्लोरोप्लास्ट भी, जो भी एक टिपिकल सेल में होता है वो होता है। आउटर वॉल थिन और इलास्टिक, इनर वॉल थिक और इलास्टिक। आउटर वॉल जो होती है उसके चारों तरफ ये एक स्पेशल सेल पाई जाती है, इसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल या एसेसरी सेल। सब्सिडरी सेल या एसेसरी सेल। और इस पोर को क्या बोलते हैं जो अंदर की तरफ है? स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल एपर्चर। एपर्चर, पोर को एपर्चर भी कहते हैं, ठीक है। और ये अगल बगल कौन सी सेल है? एपिडर्मल सेल। तो ये डाइकॉट का स्टोमेटा कवर हो गया, डाइकॉट का कवर हो गया। डाइकॉट में कैसा होता है? बीन शेप की किडनी से, बीन शेप या किडनी शेप। लेकिन मोनोकॉट में कैसा होता है? मोनोकॉट में होता है डंबल शेप। ये देखिए डंबल के आकार का है, ये ऐसे डंबल ऐसे होता ना, बीच से सकरा और इधर से चौड़ा, एक ये और दूसरा ये डंबल शेप, ठीक है। इसके अगल बगल की सेल का नाम, ये अगल बगल। अब देखो यहां से क्वेश्चन एक बार बना था,
पूछा जाएगा कि एसेसरी सेल फॉर्म्ड अराउंड द, अगर अराउंड बोले तो ये समझ जाना डाइकॉट की बात कर रहे हैं, ईदर साइड पर बोले तो समझ जाना मोनोकॉट की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ की एपिडर्मल सेल देखो, ये एपिडर्मल सेल है, ये लिखा है एपिडर्मल सेल, ये क्या है, सब्सिडरी सेल, ये क्या है, सब्सिडरी सेल, ये क्या है, गार्ड सेल, किस शेप की है, डंबल शेप, ये तो मोनोकॉट में डंबल शेप होता है, यही चीज ऊपर लिखा हुआ है, देखो लिखा भी है। आउटर जो वॉल होती है स्टोमेटा दो बीन से स्ट्रक्चर का बना होता है जिसे गार्ड सेल कहते हैं, और ये घेरे रहता है एक पोर को, पोर का नाम ग्रास में यानी मोनोकॉट में गार्ड सेल का शेप कैसा होता है, डंबल शेप। आउटर वॉल हमेशा गार्ड सेल की जो दूर है, जो स्टोमेटल पोर से दूर है, थिन, थिक और इलास्टिक, और अंदर की दीवार जो स्टोमेटल पोर की तरफ है वो थिक और इलास्टिक। इलास्टिक यहां भी इन्होंने हटा दिया, यहां भी, जबकि दोनों इलास्टिक होती है। एक जगह लिखा है, कहां लिखा था, प्लांट वाले फिजियोलॉजी में, गार्ड सेल पोसेस क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल के अंदर अभी दिखाया था क्लोरोप्लास्ट है, ये देखो लिखा है, और लिखा है कि गार्ड सेल ही स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार है। जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है, जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है तो गार्ड सेल फूल जाती है, टर्जिड हो जाती है, और जब टर्जिड हो जाएगी तो तन जाती है, और जब तन गई तो स्टोमेटा खुल गया। बताइए, व्हेन गार्ड सेल इज टर्जिड देन स्टोमेटा विल बी ओपन, और जब गार्ड सेल से पानी निकल जाएगा तो सिकुड़ जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, और फ्लैसिड हो जाएगी तो ये पोर बंद हो जाता है। तो बताइए, गार्ड सेल में पानी आने से स्टोमेटा खुलता है कि गार्ड सेल के पानी निकल जाने से स्टोमेटा, यानी जब गार्ड सेल टर्जिड होगा तो स्टोमेटा विल बी ओपन, और जब गार्ड सेल फ्लैसिड होगा तो स्टोमेटा विल बी क्लोज। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल आयन है उसका नाम है K+ आयन, और वो यहां रहता है सब्सिडरी सेल में। बताओ K+ आयन कहां रहता है, सब्सिडरी सेल में। और सब्सिडरी सेल कुछ और नहीं है, ये एपिडर्मल सेल ही है। कहां की, आसपास की, विसिनिटी का मतलब होता है आसपास की। गार्ड सेल के पास पड़ोस की सेल स्पेशलाइज होकर के अपना आकार बदल लेती हैं और अपना साइज बदल लेती हैं, शेप भी बदल लिया, साइज भी बदल लिया, इन्हें क्या बोलने लगे, सब्सिडरी सेल। है क्या, मॉडिफाइड या स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल। स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल को ही गार्ड सेल, वो सब्सिडरी सेल बोलते हैं, जो आसपास पाई जाती है। और तीनों को मिला लें, तीनों मतलब किसको, गार्ड सेल प्लस स्टोमेटल, ये गार्ड सेल प्लस ये सब्सिडरी सेल प्लस ये पोर, तो बन जाएगा स्टोमेटल एपरेटस। एपरेटस, ये है अपर्चर, ये है गार्ड सेल, और ये है तीसरी सेल सब्सिडरी सेल। तीनों को मिला लो, क्या बन जाएगा, हाँ तो याद रखना, ये देखो लिखा है ना, स्टोमेटल अपर्चर प्लस गार्ड सेल और प्लस उसको घेरने वाली सब्सिडरी सेल, तीनों को मिला के स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं। एक बार उल्टा दे दिया था, कहता था गलत छाटो, यहां पर कर दिया था एपरेटस, यहां कर दिया था एपर्चर, बच्चे ने देखा ही नहीं और टिक मार के चले आए, मतलब गलत चूज कर लिया, क्योंकि उस समय इतना प्रेशर होता है, एपर्चर एपरेटस इतना दिमाग में नहीं जाता, लेकिन पढ़ना सही से है। अब क्या कह रहा है, एपिडर्मल सेल के ऊपर बहुत सारे हेयर्स भी होते हैं, एपिडर्मल सेल के ऊपर बहुत सारे अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें अपेंडेजेस कहते हैं। अगर रूट है तो यूनिसेलुलर हेयर के रूप में दिखाई पड़ेगा, एपिडर्मिस से निकला होता है। कहां से निकला होता है, जोन ऑफ मैचुरेशन से, याद आ रहा है, जोन ऑफ मैचुरेशन से। और क्या करेगा, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कहां से, सॉइल से। इसलिए तो एक क्वेश्चन पूछा था, अगर हम लोग इनको एक्सपेरिमेंटली हटा दें तो बताइए क्या नहीं होगा, पौधा मर जाएगा, पौधा मर जाएगा। आपने देखा होगा ज्यादातर पौधों को उखाड़ लो, छोटे ही होंगे, नन्हे ही होंगे, उखाड़ लो फिर लगाओ, मुरझा जाए। क्यों, जब जड़ भी लगा हुआ है, तना भी लगा है, पत्तियां भी लगा, क्यों मुरझा जाएगा, मेन जड़ तो उखड़ गई, लेकिन जो रूट हेयर थे इतने नाजुक होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि टूट गए तो मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, देखा होगा मुरझा जाता है। आप पानी दो तब भी नहीं लेगा वो, कारण ये क्योंकि उसका रूट हेयर नष्ट हो जाता है। ऑन द स्टेम एपिडर्मल हेयर, स्टेम के एपिडर्मल हेयर को क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। रूट को कोई नाम नहीं देते, उसको सीधे रूट हेयर बुला देते हैं। रूट हेयर का नाम रूट हेयर, लेकिन स्टेम हेयर का नाम, ये यूनिसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर, ये अनब्रांच, ये ब्रांच। ये पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, ये ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि ये पानी को भाप बन के उड़ने से रोकता है, यानी ट्रांसपायरेशन को रोकेगा। देखो क्या लिखा है, ट्राइकोम्स सूट सिस्टम में होता है, और ये लिख दिया है मल्टीसेलुलर होता है।
जबकि वो यूनिसेलर था। और ये ब्रांच भी हो सकता है अनब्रांच के साथ साथ, ये हार्ड भी हो सकता है मुलायम के साथ साथ। यानी 4 चीजें लिखी है, कह रहा है ये ब्रांच भी होता है, अनब्रांच भी होता है, मुलायम भी होता है, कठोर भी होता है। और लिखा है कभी सिक्रेटरी भी हो सकता है, लिखा है ना सिक्रेटरी भी हो सकता है, मतलब नॉन सिक्रेटरी भी हो सकता है। 6 चीजें याद रखनी है, ब्रांच के साथ और सिक्रेटरी के साथ, नॉन सिक्रेटरी और ये सॉफ्ट का उल्टा स्टिफ। 6 चीजें हो गई। और टी आर फॉर ट्राइकोम, टी आर फॉर ट्रांसपायरेशन को रोकेगा, ट्रांसपायरेशन को बढ़ाएगा नहीं, रोकेगा, ट्रांसपायरेशन को रोक रहा है। अब हम लोग आ गए, ईटीएस खत्म हो गया हमारा, आ गए जीटीएस पे। अच्छा जीटीएस क्या होता है? ऑल टिश्यू एक्सेप्ट ईटीएस और वीटीएस। कह रहा है अगर आपने किसी पौधे का ईटीएस हटा दिया और वीटीएस हटा दिया तो जो बचेगा वो जीटीएस में आ जाएगा। यानी ऑल टिश्यू माइनस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्लस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बराबर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और लिखा है ये हमेशा सिंपल टिश्यू का बनेगा, याद रखो। देखो ईटीएस बना था केवल पैरेन्काइमा का, ईटीएस किसका बना था? अब आप कह रहा है कि सिंपल टिश्यू का बना है, मतलब पैरेन्काइमा भी है, कोलेनकाइमा भी है, स्क्लेरेनकाइमा भी है। कंपाउंड टिश्यू बिल्कुल नहीं होता, कंपाउंड टिश्यू बिल्कुल नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ये किसका बना होता है? पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा प्लस स्क्लेरेनकाइमा। बाहर वाला सिर्फ पैरेन्काइमा। अब की बार पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों होंगे, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था सबसे ज्यादा कौन सा होगा, तो देखो सबसे ज्यादा पैरेन्काइमा। कह रहा है यहां भी होगा, यहां कॉर्टेक्स में भी होगा, पित्त में भी होगा, मेडुलरी रे में भी होगा, प्राइमरी स्टेम में भी होगा, प्राइमरी रूट में भी होगा। तो मतलब सबसे ज्यादा जगह कौन सा पाया गया है? रटना नहीं है, सीधे ये कहना ये चाहता है कि सबसे कॉमन होगा ये। कहता मानते तीनों होंगे लेकिन सबसे ज्यादा क्या होगा? राइट। और कह रहा है लीफ में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो बना होता है वो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स का बना होता है। उन सेल को हम क्या बुलाते हैं? मेसोफिल। बताइए पत्तियों की ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का नाम मेसोफिल सेल, पत्तियों के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का नाम मेसोफिल सेल। यहां तक क्लियर हो गई बात? अब हम आ गए वीटीएस पर। देखो अभी मैं याद दिलाना चाहता हूं, ईटीएस जो था सिर्फ पैरेन्काइमा का बना था। जीटीएस अभी पढ़ रहे थे वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा तीनों का बना था, लेकिन पैरेन्काइमा सबसे ज्यादा था। फिर अब मैं बोल रहा हूं वीटीएस। जो वीटीएस होता है वो सिंपल टिश्यू का कभी नहीं बना होता, हमेशा किसका बना होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, मतलब जाइलम और फ्लोएम का बना होता है। तो जाइलम और फ्लोएम को ही मिला के वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। वेस्कुलर बंडल 3 प्रकार का हो सकता है। देखो अगर ये जाइलम यहां है, फ्लोएम यहां है, फिर जाइलम यहां पे, फ्लोएम यहां पे, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे कि सेम रेडियस पे? अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे बैठे हुए हैं तो इस कंडीशन को रेडियल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रेडियल। अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे बैठे, देखो इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है। इफ जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियाई या डिफरेंट रेडियस, तो आप सीधे बोल देना इस कंडीशन का नाम रेडियल। और आर फॉर रेडियल कंडीशन, आर फॉर, तो रूट में कौन सी कंडीशन होती है? जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट एट द सेम रेडियस की डिफरेंट रेडियस। और अगर यही बात मैं बोल दूं, सेम रेडियस की बजाय डिफरेंट रेडियस की बजाय सेम रेडियस बोल दूं, तो ये कंडीशन हो जाएगी स्टेम की। स्टेम की रूट का अपोजिट क्या है? स्टेम। तो देखो यहां लिखा होगा आपके इस थ्योरी में भी पढ़ेंगे कि रेडियल कंडीशन वो होती है जिसपे जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पे होता है, और ऐसी कंडीशन रूट में होती है। इन दोनों के लिए ये लिखा होगा कि जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे है। देखो आपस में जुड़ा हुआ है तो रेडियस सेम हुआ कि नहीं हुआ? आपस में जुड़ा हुआ है तो रेडियस सेम होगा। अगर सेम रेडियस हो तो स्टेम, डिफरेंट रेडियस है तो रूट। और अगर बीच में जाइलम फ्लोएम के बीच में कोई लेयर नहीं है तो ये क्लोज, और अगर बीच में कैम्बियम नाम की लेयर बन गई तो ये ओपन। और ये मोनोकॉट में होती है, डाइकॉट में होती है। राइट, एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोला है। जाइलम और फ्लोएम को मिला के वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम होगा दोनों के बीच में, और इस तरह के उसको हम बोलते थे ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल। और कह रहा है वेस्कुलर बंडल के बीच में अगर कैम्बियम होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन टाइप।
मोनोकॉट में नो कैम्बियम, दोनों के बीच में कोई कैम्बियम नहीं था, फिगर अभी दिख रहा था, इसलिए कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। इस तरह के वैस्कुलर बंडल को क्लोज टाइप वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। कह रहा है जब जाइलम और फ्लोएम अरेंज है अलग अलग मैनर में, डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है, डिफरेंट रेडियस पे, तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? रेडियल। इस तरह का अरेंजमेंट आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट में पाया जाता है। कंजॉइंट वो होता है जो स्टेम में पाया जाता है, इसमें सेम रेडियस पे होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा ये सिचुएटेड एट सेम रेडियस, जाइलम और फ्लोएम सिचुएटेड एट सेम रेडियस, तो इसको बोलते हैं कंजॉइंट, क्योंकि दोनों ज्वाइंट है। और इस तरह का वैस्कुलर बंडल कॉमन इन स्टेम। अब स्टेम से ही क्या निकलती है? तो लीफ अपने आप याद हो जाएगा। स्टेम से ही लीफ निकलती है, तो बदल कैसे जाएगा? सेम ही रहेगा। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि जनरली फ्लोएम हमेशा कहां दिखता है? फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ होता है और जाइलम हमेशा अंदर की तरफ होता है। यूजुअली हैव ए फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। यूजुअली कहां होता है? फ्लोएम बाहर और ये अंदर। देखो कोई भी आपको एनाटॉमी की स्टडी करनी है, कोई भी, हम कोई भी बोल रहे हैं, रूट स्टेम या लीफ, किसी की भी बात करें, तो आपको हमेशा टीएस लेना है। क्या लेना है? और हमेशा मैच्योर जोन ऑफ मैच्योरेशन का भाग लेना है। दो बातें बिल्कुल याद रखिए, पहले चाहे रूट है, चाहे स्टेम है, चाहे लीफ है, इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द टीएस। कह रहा है टीएस से स्टडी होगा आसान। और मैच्योरेशन जोन से लेना, इलोंगेशन से नहीं लेना है, मल्टीप्लिकेशन से नहीं लेना, या मैरिस्मेटिक से नहीं लेना है। डाइकॉट रूट की हम बात करें तो इसको फिगर से समझना बेहतर होगा, थ्योरी में उलझे रह जाओगे और फिगर इससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो पहले मैं रूट की बात करूं तो आप ऐसे पढ़ने लगते हो तो गलत हो जाता है। ऐसे पढ़ो जैसे पढ़ के आए, ईटीएस, जीटीएस, और यहां पे वैस्कुलर बंडल ये रहा, ये सब उसको पढ़ेंगे बीटीएस में। ठीक है, तो देखो पहले मैं ईटीएस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ईटीएस में तीन चीजें आती थी, अपेंडेजेस, क्यूटिकल और स्टोमेटा, दो चीज हो गई, और तीसरी एपिडर्मल सेल। तो देखो ये रही एपिडर्मल सेल, कोई डाउट? पैरेन्काइमा की बनी होगी ना, सिंगल लेयर होगी ना, कॉम्पैक्ट होगी ना, है। अच्छा यहीं से कुछ अपेंडेजेस निकले होते हैं। रूट के अपेंडेजेस का नाम यूनिसेलर की मल्टीसेलर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और रूट पे कभी क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, तो क्यूटिकल बना भी नहीं है और मैं बोलूंगा भी नहीं। रूट में कभी क्यूटिकल नहीं होता, ना रूट में कभी स्टोमेटा होता है, तो ना मैं क्यूटिकल बोलूंगा ना स्टोमेटा बोलूंगा, ना यहां बना हुआ है ना दिख रहा है। समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर हो गई? ईटीएस कवर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ ईटीएस कैसा था? तीन चार चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एपिडर्मल सेल, वो पिंक कलर की दिख रही है, उन्हीं से निकलते हैं अपेंडेजेस, वो भी दिख रहा है, रूट हेयर्स। यूनिसेलर होता है, अभी पढ़ के आए हैं, मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ये भी अभी पढ़ के आए हैं। और ये एपिडर्मल सेल पैरेन्काइमा का बना होता है, ये भी पढ़ के आए हैं अभी। ठीक है, क्यूटिकल रूट में नहीं होता, स्टोमेटा रूट में नहीं होता, ये मैंने बता दिया। क्लियर? तो ईटीएस तो कवर हो गया। और आपको पता है डाइकॉट में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिब्लेमा, डाइकॉट में। ठीक, ये हो गया ईटीएस। अब आते हैं जीटीएस पे। जीटीएस में रूट और स्टेम के जीटीएस में दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स और एक को बोलते हैं स्टील। एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स, एक को बोलते हैं स्टील। बताइए रूट और स्टेम के जीटीएस को कितने भागों में बांटेंगे? दो। एक को क्या बोलेंगे? दूसरे हिस्से को क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स में फिर तीन जोन होते हैं। कॉर्टेक्स में फिर तीन जोन होते हैं। सबसे बाहर का हिस्सा हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स का बाहर का हिस्सा, एपिडर्मिस के नीचे वाला ये हिस्सा हाइपोडर्मिस। फिर उसके बाद अंदर देखो, यहां पे अंदर वाला हो गया बिल्कुल एंडोडर्मिस, और जो दोनों के बीच में था वो जनरल कॉर्टेक्स। तो कितने हिस्से हो गए? बताइए जीटीएस में कितने हिस्से होते हैं? जीटीएस में एक का नाम, दूसरे का नाम स्टील। फिर कॉर्टेक्स में कितने हिस्से होते हैं? सबसे बाहर, सबसे अंदर, दोनों के बीच में जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल लेयर भी कहते हैं। समझ आई बात? इसी तरह स्टील में भी तीन भाग होंगे। सुनो, ये बिल्कुल पेरीफेरी पे है, स्टील का वो हिस्सा जो पेरीफेरी पे होता है पेरीसाइकिल, ठीक है, और जो सेंटर पे होता है पित्त। तो जो पेरीफेरी पे है पेरीसाइकिल, जो सेंटर पे है वो पित्त, और इसी में धसे होते हैं वैस्कुलर बंडल। तो तीन हिस्से हो गए कि नहीं हो गए? तो स्टील के तीन हिस्से का नाम बताओ। इसे पित्त और ये वैस्कुलर बंडल।
लेकिन वेस्कुलर बंडल को पित्त में शामिल तो करते हैं, पर स्टडी करने के लिए कहां पढ़ेंगे? वीटीएस में। अब समझ में आ गया होगा। तो अगर माइंड में ये कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब जरा मैं आपको एक बार रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ईटीएस में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ईटीएस में किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, उसमें कुछ है नहीं। क्यूटिकल है, क्यूटिकल है, स्टोमेटा है, नहीं है, ठीक है ना। और ये यूनिसेलर हेयर है कि मल्टीसेलर? अगर इनको रिमूव कर दे तो क्या मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं होगा। और किस जोन में पाया जाता है? मैच्योरेशन में। उसने पहले ही कह दिया, टीएस काट के देखो और मैच्योरेशन जोन में देखो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। और ये पैरेन्काइमा की बनी होती है, अभी पढ़ के आ रहे हैं। सिंगल लेयर्ड होगी, अभी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूअस होगी, अभी पढ़ के आ रहे हैं। कॉम्पैक्ट होगी, अभी पढ़ के आ रहे हैं। चलो इसके नीचे आ गए। ये सब जीटीएस का पार्ट है। जीटीएस का पहला भाग, दूसरा भाग स्टील, ये स्टील है, ये गोला वाला भाग, ये कॉर्टेक्स है। अब कॉर्टेक्स में भी कितने हिस्से होते हैं? 3। हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, देखो एपिडर्मिस के नीचे और सबसे अंदर की तरफ, और बीच में जनरल कॉर्टेक्स ना लिखा हो तो कॉर्टिकल लेयर्स बोल देना, ठीक है। अब बाकी जो ये हिस्सा बना, ये जो गोला है, इस गोले का किनारे पेरीफेरी वाला भाग पेरीसाइकिल, और सेंटर वाला भाग पित्त, और इसी में धसे होते हैं क्या? वेस्कुलर बंडल, उसको मिला के बोलते हैं स्टील। कोई डाउट है? अब अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट या आवर कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाइपोडर्मिस नहीं होगी, क्योंकि रूट है भाई। देखो रूल मैं कॉमन बता रहा हूं, लेकिन अप्लाई करना भी तो सिखा रहा हूं कि कॉर्टेक्स में 3 भाग होते हैं, नो डाउट, बट पर हम जनरल पढ़ रहे थे, अब हम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। कॉर्टेक्स में 3 भाग होते हैं, लेकिन अभी क्या सिखाया था? हाइपोडर्मिस सिर्फ और सिर्फ स्टेम में पाई जाती है, वो रूट और लीफ में नहीं होती, तो यानी हाइपोडर्मिस तो नहीं होगी। तो यहां एपिडर्मिस के जस्ट बाद क्या होगी? जनरल कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स कभी भी कहीं भी बोलो, मुंह से निकल जाए पैरेन्काइमा बोल देना, पैरेन्काइमा बोल के छोड़ देना, और कुछ मत बोलना। बताओ पैरेन्काइमा की तो बीच बीच में हल्के हल्के वो स्पेस पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? अच्छा लिविंग है कि डेड है? थिन वॉल की थिक वॉल? अच्छा, और सेलुलोज की लिग्निन, सेलुलोज, और स्टोरेज ऑफ फूड करेगी कि नहीं करेगी? और ज्यादा मात्रा में होगी, कम मात्रा में होगी? ज्यादा मात्रा में होगी। देख लो, अगर यही सब लिखा ना मिले तो आप बताना। अभी देखो होता क्या है, हम कॉन्सेप्ट ही नहीं जानते, हम रट डाल रहे हैं। कितना रट लोगे? एंडोडर्मिस पे आ जाओ। एंडोडर्मिस भी यहाँ पर जो है वो सिंगल लेयर्ड होगी। एंडोडर्मिस भी सिंगल लेयर्ड, एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर्ड। एंडोडर्मिस भी सिंगल लेयर्ड, एंडोडर्मिस भी सिंगल लेयर्ड, और एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर्ड। और ये मल्टी लेयर्ड थी। जनरल कॉर्टेक्स हमेशा मल्टी लेयर्ड होता है, इतना पहले पढ़ते हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी। मैनी ऑफ एपिडर्मल सेल प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलर रूट हेयर, कहते हैं बहुत सारी सेल से यूनिसेलर रूट हेयर निकलेगा। और कॉर्टेक्स जो है कह रहा है वो पतली दीवार पैरेन्काइमेटस सेल का बनेगा। बोलो, बता दिया। कॉर्टेक्स वर्ड आ गया, यानी वो जनरल कॉर्टेक्स की बात करने लगा। पतली दीवार पैरेन्काइमेटस सेल की बनेगा, और सेवरल लेयर होगी, यानी मल्टी लेयर्ड होगी। और दिख भी रहा है फिगर में, इसीलिए हमने फिगर पे ज्यादा फोकस किया। और लिखा हुआ है बीच में स्पेस होगा, ऑब्वियस सी बात है, पैरेन्काइमा लिखा हो और स्पेस की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोडर्मिस, वो भी सिंगल लेयर्ड होती है, ये देखो लिखा है। और ध्यान से अब पढ़िएगा, अब थोड़ा सा यहां अलर्ट होने की जरूरत है। ढोलक के आकार की होती है, बैरल शेप, बैरल, और बैरल वो होता है ना, जिस बैरल ऐसे बैरल शेप होती है, जिसमें हम लोग बैरल वो भी होता है जिसमें बियर वगैरह रखी जाती है, बैरल से लकड़ी की होती है बैरल, ठीक है ना, उस तरह की, यानी ढोलक के आकार की। अरे मतलब दोनों सिरों पर तो हल्की हल्की सी सकरी, बीच में चौड़ी, तो बैरल शेप होती है। विदाउट इंटरसेलर स्पेस, इसमें भी इंटरसेलर स्पेस नहीं होता। एपिडर्मिस और इसमें क्या समानता है? सिंगल लेयर्ड। और ये इसमें भी कॉम्पैक्ट, ये इसमें भी कॉम्पैक्ट, इसमें स्पेस नहीं, इसमें भी स्पेस नहीं होता। ये समानता है दोनों में, यानी स्पेस नहीं होगा। और सुनिएगा, इसमें 2 तरह की थिकनिंग पाई जाती है। कुछ थिकनिंग ऐसी होती है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल, और कुछ थिकनिंग ऐसी होती है, इसको बोलते हैं रेडियल। तो कैसी थिकनिंग है? टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल, यानी इसकी वॉल में 2 तरह की थिकनिंग होती है, ये वाली टेंजेंशियल, ये वाली रेडियल, और दोनों ही बनी होती है, दोनों ही जगह पर एक वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, वैक्सी मटेरियल डिपॉजिट होता है, नाम है सुबेरिन,
तो सुबरीन डिपॉजिट होता है जो कि वैक्स का बना हुआ मटेरियल होता है, पानी के लिए परमेबल होगा कि इम्परमेबल? मतलब जो पानी यहां से एब्जॉर्ब हुआ, जो पानी यहां से एब्जॉर्ब हुआ, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकता, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकता। जो पानी यहां से एब्जॉर्ब हुआ, ये एंडोडर्मिस उसे रोक लेगी, एंडोडर्मिस उसे रोक लेगी। सवाल ये है कि एंडोडर्मिस उसे रोक लेगी तो पानी अंदर कैसे पहुंचेगा जाइलम तक, है ना? उसको पहुंचाने के लिए यहीं पर स्पेशल सेल होती है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, उसको बोलते हैं पैसेज सेल। बताओ एंडोडर्मिस का वो हिस्सा जहां सुबरीन नहीं होती, उन विशेष सेल का नाम, एंडोडर्मिस की वो सेल जहां पे सुबरीन नहीं होती, यानी कि वैक्सी सब्सटेंस नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? तो पानी हर जगह से नहीं जाएगा, एक पर्टिकुलर सेल से ही जाएगी। जैसे यहां नहीं है मान लो, तो यहां से चली जाएगी, फिर यहां नहीं है, यहां से चली जाएगी। लेकिन यहां पर क्या डिपॉजिट है? सुबरीन। यहां से नहीं जाएगी, इतने हिस्से से नहीं जाएगी, यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, यहां से जाएगी। तो जहां जहां पैसेज सेल है, सिर्फ पानी वहीं से जाएगा, तभी तो नाम पड़ा पैसेज सेल। ठीक है, और इन स्ट्रिप को नाम क्या दिए थे? ये जो स्ट्रिप था, इसको कोई नाम नहीं दिया, नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन नाम के साइंटिस्ट ने खोजी थी, कैस्पेरियन स्ट्रिप पड़ गई। बताओ रूट के एंडोडर्मिस में जो थिकनिंग पाई जाती है वो किसकी बनी थी? केमिकल का नाम सुबरीन, स्ट्रिप का नाम कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां नहीं होती? पैसेज सेल में नहीं होती। तो पैसेज सेल से पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ये बात यहां तक क्लियर हो गई हम लोगों को यहां तक बातें क्लियर हो गई, बिल्कुल कोई डाउट अभी तक? अब आते हैं स्टील पे, अब स्टील जो होता है उसमें क्या क्या आएगा? स्टील में पेरीसाइकिल आएगा, पिथ आएगा, वैस्कुलर बंडल आ जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल होती है, थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल होती है, जिसे पेरीसाइकिल बोलते हैं। मतलब पेरीसाइकिल किसका बना है? पैरेनकाइमा का। पेरीसाइकिल किसका बना है? पैरेनकाइमा का। और ये डाइकॉट पढ़ रहे हो कि मोनोकॉट? तो डाइकॉट में 3 काम करेगा, 3 काम करती पेरीसाइकिल। ये जो पेरीसाइकिल है 3 काम करती है। पहली लेटरल रूट अराइज करती है, दूसरा वेस्कुलर कैम्बियम बनाती है, तीसरा कॉर कैम्बियम बनाती है, इसमें लिखा नहीं है। तो 3 काम करती है, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम और लेटरल रूट। वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम और लेटरल रूट सब बनाती है, याद रखिएगा। वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम और लेटरल रूट बनाती है। अच्छा, कैम्बियम वर्ड कहीं भी आ जाए तो सेकेंडरी ग्रोथ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी पौधा लंबाई में बढ़ेगा कि मोटाई में? लंबाई में कि मोटाई में? और सेंट्रल की सेल का नाम, सेंट्रल सेल का नाम होता है पिथ। और फार्मूला सुनिएगा, DSMR। वो था DCMS। हाइपोडर्मिस का फार्मूला था DCMS, इसका फार्मूला DSMR। डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट में पूर्ण विकसित होगा। डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड होता है। आप क्या पढ़ रहे हो? डाइकॉट रूट। क्या हमारे फार्मूले में कवर हो रहा है? इसका मतलब इसमें जो पिथ है ये डेवलप्ड नहीं होगी। ये मैंने फार्मूला बताया जिसमें पिथ होती है, ये वो है जिसमें पिथ नहीं होगी। मतलब पिथ या तो बहुत छोटी होगी या तो अस्पष्ट होगी, क्योंकि विकसित नहीं है तो अस्पष्ट होगी। पैरेनकाइमेटस सेल जो जाइलम और फ्लोएम, अब देखो ये रहा जाइलम, ये रहा जाइलम, ये रहा जाइलम, ये रहा जाइलम, यहां मान लो फ्लोएम, यहां मान लो फ्लोएम। अलग अलग रेडियस पे कि डिफरेंट रेडियस पे? अलग अलग रेडियस पे। अब ये आपस में टकरा ना जाएं, इसके लिए बीच में पैरेनकाइमेटस सेल होगी। ये इन पैरेनकाइमेटस सेल को बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या लिखा हुआ है? द पैरेनकाइमेटस सेल लाइज इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू। यानी यहां कंजक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। कंजक्टिव टिश्यू किसका लक्षण है? रूट का। किसके किसके बीच पाया जाता है? जाइलम एंड फ्लोएम। किसका बना होता है? हर जगह पैरेनकाइमा ही तो दिख रहा है, और कोई दिख कहां रहा है? सिर्फ और सिर्फ पैरेनकाइमा। और क्या लिखा हुआ है? डाइकॉट में 6 से कम वेस्कुलर बंडल होते हैं। डाइकॉट में 6 से कम, इनफैक्ट बोलना चाहिए 2 से 6। एनसीईआरटी लिख दिया 4 से 2 से 4 लिखा है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं 2 से 6। यानी कि हमेशा डाइआस टू हेक्सार्च मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 6 हो सकता है। डाइआस टू हेक्सार्च हमेशा वेस्कुलर बंडल गिनोगे ना तो मिनिमम संख्या 2 आएगी, मैक्सिमम 6 आएगी, 6 से ज्यादा कभी नहीं होगा। ये डाइकॉट रूट की पहचान है, ठीक है। और कैम्बियम जो होता है हमेशा जाइलम और फ्लोएम के बीच बनता है, ये तो आप जानते ही हो। और देखो अब जाके उसने स्टील क्लियर किया है। स्टील में क्या क्या आएगा बताओ? स्टील में क्या क्या आएगा?
पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पित्त। अब आप बोलोगे सर यहाँ एंडोडर्मिस भी लिखा है, पूरा लाइन पढ़ो क्या कह रहा है। वो सारा टिश्यू जो एंडोडर्मिस के अंदर घिरा हुआ है, जिसमें ये और ये शामिल है, उसे क्या कहते हैं? फर्क भी तो समझिए, उसमें एंडोडर्मिस नहीं आएगा, एंडोडर्मिस सिर्फ उसे घेरे हुआ है। एक बार फिर रिकॉल करा रहा हूं जल्दी से। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कोई डाउट नहीं है, कॉर्टेक्स में 3 भाग होने चाहिए थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट स्टेम नहीं है। स्टेम नहीं है तो हम हाइपोडर्मिस वर्ड खत्म कर देंगे, सीधे आ जाएंगे जनरल कॉर्टेक्स पे। जनरल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स कहीं भी आए, पैरेन्काइमेटस बना होगा। पैरेन्काइमा की क्वालिटी आपको पता है, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होती है, बैरल शेप होती है, और एंडोडर्मिस के अंदर 2 तरह की स्पेशल थिकनिंग होती है, जो सुब्रीन नाम की केमिकल की बनी होती है, जो वैक्सी कोट होती है। पानी के लिए इम्परमेबल होती है कि परमेबल? पानी के लिए इम्परमेबल होती है, और इसीलिए पानी यहां से नहीं आ सकता, पानी के स्पेशल सेल से आएगा, उसका नाम है पैसेज सेल। पैसेज सेल फाउंड इन एंडोडर्मिस, आल्सो फाउंड इन कैस्पेरिन स्ट्रिप, आल्सो फाउंड इन, दोनों वहीं पाई जाती, पर बट एक में सुब्रीन प्रेजेंट है और एक में एब्सेंट है। किसमें प्रेजेंट थी? कैस्पेरिन स्ट्रिप में। किसमें एब्सेंट है? राइट। अच्छा, एंडोडर्मिस के अंदर का सारा टिश्यू क्या कहलाता है? स्टील। स्टील का सबसे बाहरी भाग, सबसे भीतरी भाग, और ये बीच वाला भाग। अच्छा, वेस्कुलर बंडल के बीच में ये जो पैरेन्काइमेटस सेल है, इसका नाम कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू जो इनको आपस में लड़ने से या घिसने से रोकता है। समझ में आई बात? अच्छा, पित्त किसमें वेल डेवलप्ड होती है? डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट। हम पढ़ रहे थे डाइकॉट रूट, इसलिए इनमें पित्त या तो बहुत कम विकसित होगी या तो होगी ही नहीं। बोलो क्लियर है? हो गया, फिनिश। आगे, अगर हमने डाइकॉट रूट पढ़ लिया तो मोनोकॉट रूट में सिर्फ 3 से 4 अंतर है। पहला अंतर देखो, किसमें रूट हेयर ज्यादा होते हैं? डाइकॉट में। और कॉन्सेप्ट ये है, डाइकॉट रूट मोटी होती है, ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, ज्यादा पानी सूखना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए ज्यादा रूट हेयर, इसमें कम रूट हेयर। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, यहां पर क्या होता है, यहां वेस्कुलर बंडल की संख्या 2 से 6 और यहां 6 से ज्यादा। ये डाईआर्च टू हेक्सार्च और ये होती है पॉलीआर्च, ये पॉलीआर्च होती है। 2 अंतर हो गए। तीसरा डिफरेंस, यहां की जो पेरीसाइकिल थी वो 3 काम करती थी। लैटरल रूट बनाती थी, कॉर कैम्बियम बनाता था, वेस्कुलर कैम्बियम बनाता था, क्योंकि यहां सेकेंडरी ग्रोथ होती थी। यहां एक काम करेगी, सिर्फ लैटरल रूट अराइज करेगी, ना तो कॉर कैम्बियम बनाएगी ना वेस्कुलर कैम्बियम बनाएगी। चौथा डिफरेंस, यहां पर पित्त नहीं था, यहां पित्त बहुत वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि हमारा फार्मूला कह रहा है डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट में पित्त वेल डेवलप्ड होता। फिनिश, मोनोकॉट फिनिश हो गया। पहला अंतर, रूट एयर किसमें ज्यादा, किसमें कम। दूसरा अंतर, यहां की पेरीसाइकिल 3 काम कर रही थी, यहां की पेरीसाइकिल 1 काम करेगी। क्या नहीं करेगी? सेकेंडरी ग्रोथ, कैम्बियम नहीं बनाएगी। यहां कैम्बियम बना रही थी, यहां नहीं बनाएगी। यहां सेकेंडरी ग्रोथ कर रही थी, यहां नहीं करेगी। 2 डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस पित्त का है, यहां पित्त नहीं थी या कम विकसित थी, यहां पित्त बहुत ज्यादा विकसित है। हमारा फार्मूला कह रहा है ना, डीएसएमआर। तीसरा और सबसे बड़ा अंतर, वेस्कुलर बंडल की संख्या 2 से 6, यहां 6 से ज्यादा, यहां डाईआर्च टू हेक्सार्च कंडीशन, यहां पॉलीआर्च कंडीशन। फिनिश। आगे चलते हैं। डाइकॉट स्टेम पे वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो अभी लगा के चल रहे थे। क्या कॉन्सेप्ट लगाना था? सबसे बाहर क्या होगा? एपिडर्मिस, ईटीएस। सबसे बाहर ईटीएस होगा। ईटीएस में ये एपिडर्मल सेल्स होगी, सिंगल लेयर्ड होगी, ठीक है ना, सिंगल लेयर्ड होगी, और उन्हीं से निकले होते हैं हेयर्स। इन हेयर्स को बोलते हैं, ये ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, नॉन सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं। इनको क्या बोलेंगे? ट्राइकोम। स्टेम के हेयर को क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। स्टेम के हेयर को क्या बोलते हैं? ट्राइकोम बोलते हैं। कोई डाउट अभी तक? फिर उसके बाद ये स्टेम पढ़ रहे हो, इस पे क्यूटिकल होगा। ये स्टेम पढ़ रहे हैं, इस पे स्टोमेटा हो सकता है। बस इतना बोलना है, हो सकता है, बस काम खत्म, हमारा काम खत्म, ईटीएस खत्म। ये अंतर समझ में आया? वहां यूनिसेलर हेयर थे, यहां मल्टी सेलर है। वहां पे हम रूट हेयर बोलते थे, यहां स्टेम हेयर बोलते। स्टेम हेयर का नाम ट्राइकोम, ठीक है। वहां भी यूनिसेलर एपिडर्मिस थी, यहां भी यूनिलेयर्ड, नॉट यूनिसेलर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद जीटीएस स्टार्ट हो जाएगा। जीटीएस में कितने भाग होते हैं? 2। पहला भाग
दूसरा भाग स्टील। कॉर्टेक्स जो होता है ना उसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग हाइपोडर्मिस, और अभी कुछ देर पहले डीसीएमएस करके, नहीं डीएसएमआर करके फॉर्मूला बताया था, नहीं डीसीएमएस मतलब डाइकॉट में कोलेनकाइमा, देखो क्या लिखा, कोलेनकाइमा की बनी होती। फिर क्या आ जाएगी जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स किसका बना होता है, पैरेन्काइमा। ये थोड़ा एनसीईआरटी में ब्लर छपा हुआ है, पैरेन्काइमा, ये कोलेनकाइमा का बना होता है। फिर देखो पैरेन्काइमा आ गया। फिर आ जाएगी अपनी वही रूल एंडोडर्मिस जो कि सिंगल लेयर्ड होगी, ठीक है ना, सिंगल लेयर्ड होगी। फिर आ जाएगी स्टील की सबसे बाहर वाली लेयर, स्टील की सबसे बाहर वाली लेयर पेरीसाइकिल होगी। पेरीसाइकिल यहां पर वहां बनी थी किसकी, पैरेन्काइमा की, यहां बनेगी स्क्लेरेन्काइमा की, क्योंकि रूट होते हैं मुलायम और स्टेम होते हैं हार्ड। तो रूट में पैरेन्काइमेटस बनाना था और यहां पे स्क्लेरेन्काइमेटस बनाना था, तभी तो हार्डनेस आएगी, ठीक है। तो पेरीसाइकिल ऑफ स्टेम इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, जबकि पेरीसाइकिल ऑफ रूट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। समझ में आई बात? वही रूल लग रहा है, वही रूल। बताइए, सबसे पहले कॉर्टेक्स, फिर अंदर स्टील। कॉर्टेक्स में कितने भाग, 3। हाइपोडर्मिस होगी तो हम अपना फार्मूला याद करेंगे, या तो स्क्लेरेन्काइमा की बनेगी या तो कोलेनकाइमा की बनेगी। पर डाइकॉट में किसकी बनी होती है और मोनोकॉट में किसकी बनी हुई? बिल्कुल सही, तो इसीलिए कोलेनकाइमेटस देखो बना भी हुआ है। फिर इसके बाद क्या चालू हो जाएगा, जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का। उसके बाद एंडोडर्मिस आ जाएगी। एंडोडर्मिस स्टेम की एंडोडर्मिस है, तो देखो एंडोडर्मिस स्टेम की, एस लिखना, एस तुरंत बोलना याद आ जाएगा, स्टार्च ग्रेन पाया जाता है, स्टार्च सीट पाई जाती है। इसमें स्टार्च ग्रेन होता है इसलिए इसको स्टार्च सीट कहते हैं। जबकि रूट में ऐसा शब्द नहीं था, रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप थी, रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है और पैसेज सेल थी। यहां पर ना तो कैस्पेरियन स्ट्रिप ना पैसेज सेल, बल्कि उसकी जगह एस से याद रहेगा स्टार्च ग्रेन्स होंगे, और स्टार्च ग्रेन की वजह से ही इसको हम बुलाते हैं स्टार्च सीट। बोलो क्लियर है? और अच्छा कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो, मतलब मैं भी पहले भूल जाता था जब स्टूडेंट लाइफ में था, तो होता क्या था, मैं कुछ कॉन्सेप्ट अपने बना लेता था। रूट में तो कभी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, स्टेम में तो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो स्टेम खाना बना लेगा कि नहीं बना लेगा, और खाना स्टोर किस रूप में करता है, स्टार्च। अब देखो यहां पे खाना बन रहा था, स्टोर हो रहा था, यहां भी स्टोर होता है, यहां भी स्टोर होता है, यहां तक स्टोर होता है, तो यहां तक सबसे ज्यादा स्टोर हो पाता है, इसीलिए यहां पर खाना किस रूप में स्टोर है, स्टार्च। अब स्टार्च है तो इसको क्या बुलाएंगे, स्टारसीट, और एस से स्टारसीट, एस से स्टेम, एस से स्क्लेरेन्काइमेटस। सही कि नहीं है? वो स्क्लेरेन्काइमेटस पेरीसाइकिल होगा, खाना यहां स्टोर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहां तक पहुंच गए। अब आते हैं हम लोग स्टील के पहले भाग पे, पेरीसाइकिल हमारा हो गया। अब आते हैं वेस्कुलर बंडल पे। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होगा, ये देखो फ्लोएम और जाइलम ज्वाइंट है, और चूंकि डाइकॉट पढ़ रहे हो इसलिए क्लोज टाइप की ओपन टाइप, तो बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। और स्टेम पढ़ रहे हैं कि रूट पढ़ रहे हैं, तो स्टेम में बताओ क्या होता है, एक्सार्च कंडीशन की एंडार्च, एंडार्च होती है। एंडार्च कहती थी कि प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। देखो छोटे वाले पित्त की तरफ है और मेटाजाइलम देखो बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पित्त। सही है? देख लो जो जो कहा था सब लिखा हुआ है यहां पे। और पित्त के लिए फार्मूला बनाया था, क्या बनाया था, डाइकॉट स्टेम में और मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड। ये देखो इतना बड़ा पित्त है, ये पूरा व्हाइट एरिया पित्त है, पूरा व्हाइट एरिया जो है ना पित्त है पूरा, ये तो उसका एक टुकड़ा दिखाया है, ये पूरा पित्त ही पित्त है। और पी फॉर पित्त, पी फॉर पैरेन्काइमा। पित्त हमेशा पैरेन्काइमा का बना होता है, चाहे रूट का हो चाहे स्टेम का हो। इतनी बात समझ आ गई? ये डाइकॉट हो गया खत्म। और डाइकॉट की एक विशेष क्वालिटी बताएं जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है एनसीईआरटी ने, क्या इसका एक बहुत बड़ा लक्षण है, वेस्कुलर बंडल रिंग में होगा, वेस्कुलर बंडल रिंग में होगा, vascular bundle in a ring, and this is the one of the unique feature of dicot stem. dicot stem का सबसे यूनिक लक्षण यही है, ठीक है। एक बार अब थ्योरी जरा पढ़ लें। कह रहा है जब यंग स्टेम का आप टीएस काटोगे तो आपको एपिडर्मिस दिखाई पड़ेगी, आउटर लेयर होगी, प्रोटेक्शन करेगी। सही बात है। और कह रहा है क्यूटिकल हो सकती है, ट्राइकोम हो सकता है, स्टोमेटा हो सकता है, ये बात मैंने अभी आपको कवर करके बताई है। कह रहा है कि एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच की जो लेयर होती है क्या कहलाएगी, बताओ, इधर एपिडर्मिस और उधर पेरीसाइकिल, तो दोनों तीनों लेयर आ गई इसमें।
तीनों लेयर को मिला के क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स में कितने जोन होते थे? सबसे बाहर और ये किसकी बनी थी? कोलेनकाइमा। किसके नीचे थी? क्या करती थी? मैकेनिकल सपोर्ट, और वो भी लचीलापन देती थी किसको? यंग स्टेम को। और कह रहा है कॉर्टिकल लेयर आ गई। कॉर्टिकल लेयर यानी जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस के नीचे था, बिलो द हाइपोडर्मिस, और हमेशा पैरेन्काइमा का बने हुआ, हमेशा उसके बीच में स्पेस होगा। बोलो, रटना नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट बना लो, उसी से चलते चलो आगे। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को हमने क्या नाम दिया था? अब यहां पर थोड़ा रुक के सोचना है। वहां कैस्पेरियन स्ट्रिप थी, यहां कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, वहां कैस्पेरियन स्ट्रिप थी, यहां कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, ठीक है ना। फिर यहां पर क्या था स्पेशल कि यहां स्टार्च ग्रेन स्टोर करती थी, वहां स्टार्च ग्रेन नहीं स्टोर करती थी, यहां स्टार्च ग्रेन स्टोर करती थी, और ये इसीलिए इसको नाम हमने दिया था क्या? स्टार्च सीथ। स्टार्च सीथ ये रहा कि द सेल ऑफ एंडोडर्मिस रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड लेयर रिफर्ड एज स्टार्च सीथ। इसको बुलाते थे स्टार्च सीथ। अब देखिए जो पेरीसाइकिल था, हम लोग ने बोला था ना पेरीसाइकिल, जो रूट का पेरीसाइकिल था वो किसका बना था? रूट का पेरीसाइकिल किसका बना था? पैरेन्काइमा। लेकिन इसका पेरीसाइकिल किसका बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के सेमी ल्यूनर पैचेस होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के सेमी ल्यूनर पैचेस होते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट ये लिखा है, ये पैरेन्काइमा सेमील्यूनर पैचेस के रूप में होता है। किसका बना होता है? तो पेरीसाइकिल किसका बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा। और कैसे है? सेमील्यूनर पैच के रूप में होगा, सेमील्यूनर पैच के रूप में होगा, याद रखिएगा। कैसा? सेमील्यूनर पैच। और पैरेन्काइमा की स्क्लेरेन्काइमा। और इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, जैसे वहां पे क्या था? वेस्कुलर बंडल के बीच में पैरेन्काइमेटस सेल पाई जाती थी। पैरेन्काइमेटस सेल को हम क्या बुलाते थे? क्या बुलाते थे? कंजक्टिव टिश्यू। यहां मेडुलरी रे बुलाना। क्या बुलाना है? देखो यहां पैरेन्काइमेटस सेल जो वेस्कुलर बंडल के बीच में होती है उन्हें क्या बुलाते हैं? मेडुलरी रे। तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है और काफी सारी समानताएं हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है और काफी सारी समानताएं हैं। तो बताइए वहां जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल थी वो क्या थी? कंजक्टिव। यहां क्या है? तो थोड़ा थोड़ा समानता है, थोड़े थोड़े अंतर है। वेस्कुलर बंडल रिंग में है, और ये रिंग में होना इन्वर्टेड कॉमा में बताया था, लिखा हुआ है, ये लक्षण है किसका? इसी से पहचान में आता है। ऐसा स्टेम जिसमें बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल है वो मोनोकॉट होगा, ऐसा जिसमें रिंग में है वो डाइकॉट होगा। अगर रिंग में है तो और स्कैटर्ड है तो हाँ मोनोकॉट। और देखो चूंकि ये डाइकॉट पढ़ रहे हैं, कंजॉइंट होगा, ओपन टाइप होगा और एंडार्च कंडीशन होगी। एंडार्च का मतलब हो गया प्रोटोजाइलम अंदर, बेटाजाइलम बाहर। अच्छा और क्या होगा? पैरेन्काइमेटस सेल, कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल होंगी जो पिथ बना देती है। और कहां पे होगा पिथ? सेंट्रल पोजीशन पे। पिथ हमेशा सेंटर में होता है। और लार्ज नंबर क्यों बोला? फार्मूला याद करो, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में वेल डेवलप्ड होता है। देख लो याद हो गया। अच्छा मोनोकॉट स्टेम पहले आपको उसी तरह से बता दें, मोनोकॉट स्टेम याद करना बड़ा आसान है क्योंकि ये और एडवांस हो गया। ये देखो ये मोनोकॉट है। पहला डिफरेंस हेयर गायब, पहला डिफरेंस हेयर गायब, यानी कि ट्राइकोम नाम का हेयर केवल और केवल किस में पाया जाता है? हाँ, और फार्मूला याद करो टीडीएस, ट्राइकोम फाउंड इन डाइकॉट स्टेम ओनली। अब टीडीएस होता क्या? एक टैक्स होता है, हम लोग देते हैं टीडीएस। तो टीडीएस एक तरह का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को हमें देना होता है ना। तो उसी तरह से टीडीएस इनकम टैक्स से संबंधित शब्द है, और टीडीएस का आपको यहां प्रयोग कर लेना है। टी मतलब ट्राइकोम, डी मतलब डाइकॉट, एस मतलब स्टेम में, मतलब डाइकॉट स्टेम में केवल होता है, मोनोकॉट स्टेम में नहीं होता। तो ये देखो नहीं है। दूसरी बात, यहां पर कॉर्टेक्स और वो ग्राउंड टिश्यू बहुत मॉडिफाई हो गया है, ग्राउंड टिश्यू बहुत मॉडिफाई हो गया है। अच्छा कैसा मॉडिफिकेशन आ गया? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस आ गया, और हाइपोडर्मिस किसका बना होगा? डीसीएमएस, तो इसका बना होगा।
अभी तक कोलेनकाइमा का बना था, अब किसका बना है? स्क्लेरेनकाइमा। अब सीधे 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 बाकी हिस्से को हम ग्राउंड टिश्यू बोल रहे हैं, हमने और कोई नाम नहीं दिया। देखो एंडोडर्मिस खत्म, पेरीसाइकिल खत्म, स्टील विस्टील खत्म, ये सब फिनिश हो गया। केवल और केवल क्या पाया जा रहा है? केवल और केवल क्या पाया जा रहा है? ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू काफी मॉडिफाइड हो गया है, ग्राउंड टिश्यू काफी मॉडिफाइड हो गया है, याद रखिएगा। तो ग्राउंड टिश्यू क्या हो गया है? मॉडिफाइड की अनमॉडिफाइड? तो मॉडिफाइड हो गया है। देखो बाकी सारी चीजें गायब हो गई हैं। और आप देख पा रहे हो वेस्कुलर बंडल रिंग में है कि स्कैटर्ड, और दो साइज के दिख रहे होंगे, इधर वाले छोटे, इधर वाले बड़े। कहां वाले छोटे हैं? पेरीफेरी वाले कि सेंटर वाले? पेरीफेरी वाले कि सेंटर वाले? तो पेरीफेरी वाले कैसे हैं और सेंटर वाले कैसे हैं? तो याद रखिएगा, छोटे वाले हैं पेरीफेरी में और बड़े वाले हैं सेंटर में। और एक और अंतर बताऊं, इसके चारों तरफ वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल पाई जाती है, जो कि अभी तक नहीं थी। बंडल शीथ सेल पाई जाती है जो कि अभी तक नहीं थी। तो याद रखो बंडल शीथ सेल पाई जाने लगी। एक तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, दूसरा दो टाइप के वेस्कुलर बंडल, तीसरा बंडल शीथ सेल पाई जाएगी जो इनको सुरक्षा देगी। और बंडल शीथ सेल बनी किसकी होती? नाम में छुपा है। बंडल शीथ सेल बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा की। बंडल शीथ सेल किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की। यही एक अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। देखो मोनोकॉट स्टेम हैज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, पहला डिफरेंस। दूसरा स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। तीसरा सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ सेल। चौथा लार्ज कॉन्स्पिकस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, यानी ग्राउंड टिश्यू काफी विकसित है, काफी स्पष्ट है, काफी विकसित और काफी स्पष्ट है। और वेस्कुलर बंडल क्लोज हो जाएगा क्योंकि कैम्बियम होगा नहीं। और पेरीफेरी वाले वेस्कुलर बंडल छोटे होते हैं और सेंटर वाले बड़े होते हैं। और फ्लोएम पैरेनकाइमा नहीं होगा, याद करो फ्लोएम पैरेनकाइमा मोस्टली मोनोकॉट में नहीं होता था। और वाटर कैविटी पाई जाने लगेगी। अच्छा बताओ मोनोकॉट में ज्यादा पानी स्टोर होता है कि डाइकॉट में? मोनोकॉट में ज्यादा पानी स्टोर होता है कि डाइकॉट में? आप कभी कोई भी मोनोकॉट ले लो, उसमें पानी ज्यादा होता है, उसमें पानी ज्यादा स्टोर होता है, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें वाटर कैविटी पाई जाती है। और फ्लोएम पैरेनकाइमा गायब हो जाता है। फ्लोएम पैरेनकाइमा गायब हो गया, वाटर कैविटी पाई जाएगी। ठीक है, अब लीफ की मैं बात करूं। देखो लीफ लास्ट टॉपिक है, यहीं तक है बस आपके सिलेबस में, उसके आगे का खत्म हो गया पूरा। तो ऊपर वाली सरफेस को एडेक्सियल, नीचे वाले को एबैक्सियल। तो क्या कह रहा है? ऊपर वाला सरफेस जो है एडेक्सियल, नीचे वाला एबैक्सियल, और दोनों ही तरफ क्यूटिकल होगी। लीफ में दोनों तरफ क्यूटिकल होती है, ऊपर भी नीचे भी। अगर डाइकॉट लीफ है तो उसे डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं। डाइकॉट लीफ का दूसरा नाम डॉर्सी वेंट्रल क्यों बोलते हैं? डॉर्सल सरफेस का कलर अलग, वेंट्रल सरफेस का कलर अलग। डॉर्सल पे स्टोमेटा कम, वेंट्रल पे स्टोमेटा ज्यादा। तो आप बताओ ऊपर का कलर इसलिए अलग हो जाता है, नीचे का कलर अलग हो जाता है। इस तरह की लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं, याद रखिएगा। और डाइकॉट जैसे ही बोलोगे आपको तुरंत ये बात याद आ जाएगी, डाई मतलब दो होता है। तो इसका जो बीजोफिल सेल होता है वो दो प्रकार का होता है। ऊपर की तरफ होती है पैलिसेड और नीचे की तरफ होती है स्पॉन्जी। एक होती है पैलिसेड, एक होती है स्पॉन्जी। देखो मैं फिगर दिखाऊं, ये देखो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, एडेक्सियल, एबैक्सियल। ऊपर का क्यूटिकल, नीचे का क्यूटिकल। ऊपर की लंबी लंबी सेल को पैलिसेड पैरेनकाइमा, नीचे की गोल या ओवल सेल को स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। किसमें एयर स्पेस नहीं है? किसमें एयर स्पेस है? ये डाइकॉट का है कि मोनोकॉट का? अच्छा, डी से डाइकॉट, डी से डॉर्सी वेंट्रल और डी से दो प्रकार का मीजोफिल। बोलो, ऊपर वाला पैलिसेड, नीचे वाला स्पॉन्जी। ऊपर वाले में एयर कैविटी नहीं, नीचे वाले में होगी। ऊपर वाला इलोंगेटेड सेल, नीचे वाला ओवल या स्फेरिकल सेल। ठीक है, और ऊपर देखो स्टोमेटा नहीं है, या होता भी तो बहुत कम, नीचे ज्यादा है, और इसीलिए एयर कैविटी नीचे की तरफ काफी अच्छे से बनेगी। और वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ यहां पर भी बंडल शीथ सेल पाई जाएगी। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल पाई जाती है। और यहां भी लीफ की तरह, सॉरी स्टेम की तरह कंजॉइंट, कोलैटरल, क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल होता है। कंजॉइंट और
क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल होता है, बिल्कुल लीफ की तरह, लेकिन एक अंतर आ गया है। अभी तक क्या था, फ्लोएम ऊपर जाइलम नीचे, लेकिन लीफ में उल्टा होता है। लीफ में जाइलम ऊपर फ्लोएम नीचे, जाइलम टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस, फ्लोएम टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस। ये हो गया आपका डाइकॉट लीफ फिनिश। अच्छा मोनोकॉट पे आ जाओ, सब कुछ सेम, एक अंतर, मेसोफिल सेल डिफरेंशिएट ही नहीं होती। मेसोफिल सेल डिफरेंशिएट नहीं होती वहां की तरह, वहां दो प्रकार की थी, पैलिसेड और स्पॉन्जी, जबकि मोनोकॉट कहते ही आपको एक प्रकार की याद आ जाएगी, वो भी केवल कौन सी वाली, स्पॉन्जी वाली केवल बचेगी, लेकिन उसको बुलाना नहीं कुछ, स्पॉन्जी वाली बची, आप अपने मन में बोलना कि सिंगल बची, और एस से सिंगल, एस से क्या, स्पॉन्जी। अच्छा ऊपर की तरफ भी स्टोमेटा है, नीचे की तरफ भी है, और बराबर संख्या में होता है। वहां क्या था, ऊपर कम नीचे ज्यादा, और कभी कभी तो ऊपर होता ही नहीं था। यहां ऊपर और नीचे बराबर, तो दोनों सतह का कलर सेम, इसीलिए आइसो बाइलेटरल लीफ कहते हैं। मोनोकॉट लीफ का दूसरा नाम, डाइकॉट का दूसरा नाम, मोनोकॉट का दूसरा नाम, डाइकॉट का दूसरा नाम, इसको आइसो बाइलेटरल लीफ कह दिया। ठीक, अब यहां पे भी वेस्कुलर बंडल जैसा होना चाहिए वैसा ही है, सारी खूबियां वैसे ही है, इसमें भी बंडल शीथ सेल पाई जाएंगी, लेकिन यहां पर वेस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे यहां पर ये होता है बंडल शीथ एक्सटेंशन। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन बना है, फिगर इसलिए बता दे रहे हैं, इसको बोलते हैं बंडल शीथ एक्सटेंशन। वहां भी होता था, लेकिन वहां होता था उसका पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा का बना, यहां स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। बताइए वेस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे का छोटा सा टिश्यू, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बंडल शीथ एक्सटेंशन। वो था बीएससी, बंडल शीथ के चारों तरफ का टिश्यू बीएससी, और बंडल शीथ के ऊपर और नीचे का टिश्यू बीएसई, बंडल शीथ एक्सटेंशन। वहां बना था पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा का, यहां बना होता है स्क्लेरेनकाइमा का। बाकी कोई अंतर खास है नहीं। हाँ एक चीज और है, एक लास्ट चीज है, बुलीफॉर्म सेल कई बार पूछा गया है, अभी लास्ट ईयर शायद आया था, लास्ट ईयर आया था, वो यहां से देखो, यहां से ये ऊपर की एपिडर्मिस की तरफ जो सेल है मोनोकॉट में या घास में, घास में स्पेशली घास मोनोकॉट है, उसमें क्या होता है, जो ऊपर की एपिडर्मिस की सेल है और ऊपर की जो वेन है, वेन वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, लार्ज, और एम्प्टी हो जाती है, मतलब उनके अंदर का प्रोटोप्लास्ट जो है ना गायब हो जाता है, एम्प्टी हो जाती है, कलरलेस हो जाती है, मतलब क्लोरोप्लास्ट भी गायब हो गया, क्लोरोप्लास्ट भी गायब हो गया, प्रोटोप्लास्ट भी गायब हो गया, और लार्ज हो जाती है, काफी बड़ी हो जाती है, ताकि टैंकर की तरह काम करे, टैंकर, टैंक की तरह काम करे। अच्छा, और इस टैंक वाली सेल को बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल। क्यों? क्योंकि जब ये वातावरण से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये पानी को जैसे एब्जॉर्ब करती है फूल जाती है, जैसे ही फूल जाएंगी लीफ का सरफेस एक्सपोज हो जाएगा, लीफ का सरफेस एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन जब पानी की कमी होती है इन्वायरमेंट में जब पानी की कमी होगी तो पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा कि पानी आ जाएगा, पानी निकल जाएगा, और पानी जब निकल जाएगा तो ये तो देखो अभी पहले लीफ एक्सपोज हुई थी, अब लीफ कर्ल इनवर्ड, जब पहले खुल गया था, लीफ एक्सपोज हो गया था, अब की बार लीफ कर्ल इनवर्ड, इनवर्ड क्या आउटवर्ड, कर्ल इनवर्ड, और इससे मिनिमाइज वाटर लॉस, इससे वाटर लॉस को रोक लिया था। तो इस तरीके से यहीं तक है आपके सिलेबस में, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है क्योंकि अब तो सब कुछ आ चुका है, रिवील हो चुका है, तो सेकेंडरी ग्रोथ सिलेबस में नहीं है, ये मैंने करा दिया। तो इसके क्वेश्चंस कल कर लेंगे, और एक टॉपिक बचा हुआ कल, वो कल करेंगे, कॉकरोच और फ्रॉग है ना।